on second day of the session. Sir, please, over to you. So we have Dr. Surendra Kumar Pathak sir with us. Welcome, sir. Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning to you and Amita Unnikrishnan and other faculty members. Good morning, sir. Welcome again. Good morning. जी तो कल हम लोगों ने ये बात की थी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की आवश्यकता क्या है, क्यों यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है एजुकेशन में होना चाहिए और उस नहीं होने से क्या समस्याएं हो रही हैं। साथ में ये भी बात की कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, यदि उनका ओरिएंटेशन कॉन्फ्लिक्ट की ओर होता है, इंडिविजुअलिटी की तरफ होता है, या इंडिविजुअलिज्म कंज्यूमरिज्म को बढ़ाता है, और यदि वो समुदाय चेतना को बढ़ाता है, जिसको हम लोग कम्युनल बोल रहे हैं, तो उससे समस्याएं पैदा होती हैं समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, सब जगह समस्याएं पैदा होती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो समुदाय चेतना है, ये पूरी मानव जाति में युद्ध का कारण रही है। जैसे यदि हम सेकेंड वर्ल्ड वार को देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार के मूल में नस्ल, जिसको रेस बोलते हैं, रेसिज्म का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जो हिटलर जिस रेस का था उसकी ये मान्यता थी कि वो जो रेस है नाजियों का, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रेस है, सबसे अच्छी नस्ल है, ऐसा मान्यता थी उनकी। और इसीलिए दुनिया के सभी नस्ल के लोगों को उनको मानना चाहिए, और इसके कारण से युद्ध हुआ। जबकि मानव युद्ध नहीं चाहता है, मानव जाति युद्ध नहीं चाहती है। तो इससे पता लगता है कि जहां भी समुदाय चेतना रही है, वो समुदाय चेतना जो है समस्या का कारण रही है, चाहे वो रंग के आधार पे हो। जैसे अमेरिका को हम लोगों ने भी देखा कि अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और किसी एक ब्लैक व्यक्ति को कोई व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने जो है उसके साथ ब्रूटल बिहेवियर किया, जिसमें उसका डेथ हो गई। और उसकी डेथ होने के बाद जो है पूरे अमेरिका में गोरे और कालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको हम लोग रंग भेद कहते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, विद्यार्थियों से खासकर, वो अपना वीडियो ऑफ कर ले, है ना, क्योंकि इससे लोड पड़ता है सिस्टम के ऊपर, जूम के ऊपर जो है ना लोड आएगा। तो यदि आप लोग वीडियो ऑफ करके रखेंगे तो शायद ज़्यादा आसान रहेगा सुनने में, और इस सिस्टम के ऊपर भी लोड नहीं आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बता रहा था कि जिसको हम लोग ह्यूमन वैल्यूज कह रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज का मतलब संप्रदाय का वैल्यूज नहीं है, किसी समुदाय का वैल्यू नहीं है, पूरी मानव जाति का वैल्यूज है ना। और इसीलिए इसका नाम दिया है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। इसमें मूल बात है कि हम लोगों ने मानव जाति को समुदाय के रूप में पहचान लिया। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, इस वर्ण के हैं, इस वर्ग के हैं, इस क्षेत्र के हैं, इस भाषा बोलने वाले क्षेत्र से है, गुजराती है, मराठी आदि आदि, ऐसा। तो ये जो समुदाय चेतना है, ये समुदाय चेतना आपस में झगड़े को पैदा करती है। उसका मूल कारण ये कि हर समुदाय का व्यक्ति अपने को दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ मानता है। जैसे हिंदू अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान अपने को हिंदुओं से श्रेष्ठ मानते हैं, ईसाई अपने को मुसलमानों से श्रेष्ठ मानते हैं, ये चेन बना रहता है। बौद्धिस्ट लोग जो हैं अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। इसको कहते हैं स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार। और ये जो स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार होता है, इसके कारण से समुदायों में द्वेष पैदा होता है। तो इसलिए समुदाय के वैल्यूज जो है वो काम नहीं आते, जिसको हम कहें कि जिस मानवीय चेतना को बढ़ाने में, मानव मानसिकता को पैदा करने में समुदाय के जो वैल्यू सिस्टम होते हैं वो काम नहीं आते। और शिक्षा क्योंकि यूनिवर्सल वस्तु है,
क्योंकि हम जो फिजिक्स यहाँ पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री यहाँ पढ़ते हैं, जो साइंस हम यहाँ पढ़ते हैं, वही दुनिया में पढ़ी जाती है। वो किसी समुदाय के आधार पे शिक्षा की वस्तु डिफाइन नहीं होती। हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी शिक्षा जो है हिंदुओं की शिक्षा है या मुसलमानों की शिक्षा है। कोई देश ये कहे कि उनका जो फिजिक्स है वो इस्लामिक फिजिक्स है, या कोई कहे कि क्रिश्चियन लोग कहें कि उन्होंने साइंस को जो है एक्सप्लोर किया। ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा की वस्तु का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया। उसको दुनिया के सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ और दुनिया के सभी स्टेट नेशन यानी देशों ने उसको स्वीकार कर लिया। तो जब शिक्षा की वस्तु का यूनिवर्सलाइजेशन हुआ तो ह्यूमन वैल्यूज का भी यूनिवर्सलाइजेशन होने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी सिस्टम को पहचानते हैं वो सब सिस्टम किसी ना किसी समुदाय से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हम लोग मनु के धर्म शास्त्र के आधार पे आचार संहिता को मानते हैं और हमारा संविधान इसकी इजाजत भी देता है। और मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, वो कहते हैं हम क्रिश्चियन लॉ को मानते हैं। यदि अपने अपने संप्रदाय को मानते हुए भी यदि लोग आपस में मिलजुल के रहें तो कोई तकलीफ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई आप म्यूचुअली एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए, लेकिन आप चाहें तो अपने अपने पर्सनल लॉ के आधार पे अपना, जिसको सामाजिक गतिविधि कहते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इन सब में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। इसीलिए हमारे देश में ऐसी बात चल रही है कि यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, जिसको हम लोग नागरिक आचार संहिता बोलते हैं। तो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नागरिक आचार संहिता का प्रपोजल आना है। गवर्नमेंट, देखते हैं गवर्नमेंट कब तक इसको लेके आती। तो जिस तरीके से नागरिक आचार संहिता एक स्टेट नेशन की सीमा में एक निश्चित कंडक्ट को पैदा करेगी, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। उसी तरीके से जो ह्यूमन कंडक्ट है, यानी पूरी मानव जाति को हम ऐसा मानते हैं कि मानव जाति एक है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया के सभी देशों ने प्रस्ताव पारित करके कहा कि ह्यूमन रेस जो है वो एक रेस है, जिसको होमोसेपियन बोलते हैं। होमोसेपियन के रूप में ह्यूमन एक रेस है या नस्ल है, ऐसा वो कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि मानव जाति एक है। इसके अलावा दूसरी नस्ल के जीव जानवर हैं, लेकिन मानव जो है वो एक है। यदि मानव एक है तो उसका आचरण एक होना चाहिए, जिसको हम मानवीय आचरण बोलेंगे। या ह्यूमन रेस एक है तो उसका आचरण एक होना चाहिए। लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रस्ताव को तो पारित कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा की यूनिवर्सलाइजेशन की भी बात की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया के सामने शिक्षा, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य लिया, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज क्या होंगे, इथिक्स क्या होंगे, मॉरलिटी क्या होगी, उसकी यूनिवर्सलिटी क्या होगी, अभी ये पहचानना बाकी है। संयोग से भारत में इस तरीके का एक अनुसंधान हुआ। एक नागराज जी करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने दर्शनवाद शास्त्र के रूप में मानवीय आचरण को, मानव को परिभाषित करते हुए उस दर्शनवाद शास्त्र और संविधान के रूप में कोई एक अनुसंधान किया। उस अनुसंधान को लेकर कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस पे अध्ययन को शुरू किया और उस अनुसंधान की खासियत ये थी कि वो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के रूप में था। अस्तित्व मूलक का मतलब जो रहस्य नहीं है। अभी जो हमारा अध्यात्मवाद है वो रहस्य मूलक है।
उसको कहते हैं मिस्टिक है, मिस्टिक फिलॉसफी बोलते हैं। और इसीलिए जो रहस्य है उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। पढ़ाया किसको जा सकता है? जो प्रत्यक्ष है, जैसे प्रकृति प्रत्यक्ष है उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन रहस्य को कैसे पढ़ाएं, ये एक समस्या थी। तो नागराज जी ने रहस्य से मुक्त और मानव को केंद्र में रखकर एक मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान को प्रस्तावित किया, और उसमें उन्होंने मानवीय आचरण को स्पष्ट किया। और उन्होंने कहा कि यदि पूरी मानव जाति को देखें तो मानव जाति 4 आयाम में जीती है। 4 आयाम का मतलब उसके जीने के 4 क्षेत्र हैं, मोटे मोटे रूप में यदि कहें। एक क्षेत्र है जिसको आध्यात्मिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा क्षेत्र है जिसको बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं, और जो तीसरा क्षेत्र है जिसको हम लोग सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं। मैंने आपको एक चार्ट भेजा हुआ है जिसमें लिखा है मानव, चारों आयाम, उसके अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, 5वें स्थिति। ऐसा ही चार्ट आपको भेजा है। यदि पॉसिबल हो तो वो शेयर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअली सभी स्टूडेंट्स को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। शायद शेयरिंग किया है ना, लोड हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने ये परिभाषित किया कि पूरी मानव जाति के यदि हम जीने को देखें तो उस जीने में 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है जिसको हम कह रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है जिसको हम बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं, तीसरा जो क्षेत्र है जिसको सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं, और जो चौथा क्षेत्र है वो प्राकृतिक क्षेत्र है। यदि इसको आचरण के रूप में देखें तो आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब है अनुभव का क्षेत्र। जैसे पूरी मानव जाति में ज्ञान को लेकर, विवेक को लेकर और विज्ञान को लेकर कुछ एक अनुभव है, वो अनुभव पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होता हुआ मानव जाति में बना रहता, मानव परंपरा में बना रहता है। जैसे हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि पढ़ी होगी, तो आप देखेंगे कि वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसको हम कह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। इसी तरीके से कुछ हमारी रिलीजियस ट्रेडिशंस में कुछ काम हुआ है और निरंतर होता रहता है। फिलोसॉफिकल लॉजिक का जो है विकास हुआ है, वो एक्सपीरियंस है, मानव जाति का अनुभव है। जैसे हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हमने खेती करना सीखा था, और खेती करते करते बहुत प्रकार की खेतियों का विकास हुआ, उत्पादन प्रणालियों का विकास हुआ। उसको और उन्नत करने के लिए बीज को कैसे उन्नत करना, उसका विकास हुआ। कैसे ज्यादा उत्पादन लेना है, उसके लिए खाद का पहचान हुआ है। उसमें लगने वाले कीड़ों से निपटने के लिए कीटनाशकों का जो है विकास हुआ। तो मानव जाति निरंतर कुछ ना कुछ अनुसंधान करती रहती है, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और विवेक के क्षेत्र। ये विवेक के क्षेत्र को यदि हम समझें तो आदमी को आदमी के साथ कैसे जीना है, मानव को मानव के साथ कैसे जीना है, इसका अनुसंधान परंपरा में होता रहा। उसी से परिवार नाम की एक संस्था बनी। जब आदमी जंगल में रहता रहा होगा, उस समय तो परिवार नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर परिवार बने। फिर परिवारों में संबंध की पहचान हुई कि माता कौन कहलाएगा, पिता कौन है, भाई कौन है ना, बहन कौन है, पत्नी कौन होगी, शादी विवाह कैसे होंगे। ये सारी चीजें जो हैं मानव जाति में पहचानी गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक अनुभव का क्षेत्र है, इसी को हम कह रहे हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र है। और इसमें मूल रूप से जो पहचाना गया, जिसको हम लोग नियम कह रहे हैं, जैसे
साइंस में क्या पहचाना गया? नियमों को पहचाना गया, फंडामेंटल नेचुरल लॉ के रूप में नियमों को पहचाना गया। उन्हीं नियमों से फिर बाद में थ्योरी डेवलप हुई। उसी तरीके से यदि हम नियम को समझने जाएं तो नियम क्या चीज है, तो नियम का मतलब होता है प्रकृति का, जो प्रकृति के साथ संबंध है उसमें नियम नाम की जो वास्तविकता है वो पहचानने में आती है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आ जाती है, जमीन पे आ जाती है। हम किसी पत्थर को ऊपर उछालते हैं, वो नीचे आ जाता है। तो ये नीचे क्यों आ जाता है? जब हम इसको जांचने जाते हैं तो पता लगता है कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण नाम का बल है, जिसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये जो आकर्षण का बल है उसमें, जिसके कारण से पृथ्वी के वातावरण में किसी भी वस्तु को हम छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरती, और नीचे गिर के वो पृथ्वी पे जाके स्थिर हो जाती, ठहर जाती। तो इससे पता लगता है कि कोई एक नियम है जिसको हमने कहा कि, तो हमने इस नियम को कहाँ पहचाना? दो प्रकृति के बीच में संबंध के रूप में इस नियम को पहचाना। अब ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ये मानव जाति का अनुभव है, और ये हम अनुभव को हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसी नियम का हम उपयोग करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे हमने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो उपयोग बनाई, या रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाई, क्योंकि हमको ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाना था। और पृथ्वी जिस आकर्षण से अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है, उससे ज्यादा बल के साथ पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की परिधि के ऊपर, वातावरण की परिधि के ऊपर स्थापित करना है। इसके लिए जो फंडामेंटल लॉ है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ कह रहे हैं, उसका अध्ययन हुआ। यदि ये फंडामेंटल लॉ के रूप में हमको ग्रेविटेशनल लॉ अगर हमारी परंपरा में नहीं होता है, इस पे लोगों ने रिसर्च नहीं किया होता, तो ना हम आज रॉकेट बना सकते थे, ना हवाई जहाज उड़ा सकते थे, ना सैटेलाइट का उपयोग कर सकते थे। और इन तीनों से जो भी मानव जाति को फायदा हुआ है, वो फायदा मानव जाति को नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मानव के जीने में कुछ एक अनुभव का क्षेत्र है। उस अनुभव के क्षेत्र में चार प्रकार की चीजें मूल रूप से पहचानने में आती। एक है जिसको मैंने कहा नियम, जो प्रकृति और प्रकृति के बीच में संबंध के रूप में पहचाना जाता है। जैसे पेड़ पौधों का मट्टी के साथ एक संबंध है, पेड़ पौधों का हवा पानी के साथ एक संबंध है। ये जो संबंध है, इस संबंध को पहचानने को ही नियम कहते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि सारा उत्पादन नियम से होता है। नियम की उपेक्षा करके कोई उत्पादन नहीं कर सकता है ना। इस तरीके से हम नियम की सत्ता को, नियम के महत्व को पहचानते हैं, जो मानव जाति का अनुभव है। क्योंकि यदि हम इस नियम को नहीं पहचानते तो हम उत्पादन नहीं कर पाते। तो इसलिए मानव के समझने की और उसके अनुभव की जो एक वस्तु है, उसको नियम है। इसी प्रकार से एक मानव दूसरे मानव के साथ संबंध को पहचानता है। जैसे हम अपने मित्र को पहचानते हैं, भाई को पहचानते हैं, हम अपने माता पिता को पहचानते हैं। एक समय के बाद हम पत्नी को पहचानते हैं। हम कुछ हमारे साथ जो काम करते हैं उनको साथी सहयोगी के रूप में पहचानते हैं, सेवक के रूप में पहचानते हैं। और इसी तरीके से हम व्यवस्था में भी पहचानते हैं। जैसे हमारे स्टेट के साथ एक हमारा रिलेशनशिप है, संविधान के साथ एक संबंध है, या जो लोग उत्पादन करते हैं उनके साथ हमारा एक संबंध है। तो ये जो संबंध की पहचान है मानव मानव के बीच में, इस संबंध की पहचान में हम न्याय नाम की वस्तु को पहचानते हैं। और उस न्याय नाम की वस्तु के आधार पे हमने एक न्याय व्यवस्था को खड़ा किया। तो हमारा जो पॉलिटिकल रूप में जो स्टेट नेशन है, उसका भी ऑब्जेक्टिव है सबके लिए न्याय सुलभ होना चाहिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये कहता है अपने प्रियम्बल में कि न्याय जरूरी है। और इसलिए वो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस करके उन्होंने अपने प्रियम्बल में लिखा है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस को एंश्योर करना, जो है सुनिश्चित करना या उसको प्राप्त करना, हमारे संविधान का उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो इसलिए मानव जाति में जो दूसरी महत्वपूर्ण
बात है वो है न्याय। और इस न्याय के सिद्धांत को समझने के लिए मानव जाति ने हजारों साल से प्रयास किया है। हम लोग यदि देखें तो वैदिक काल से प्रयास किया है। यदि हम पूरे ग्लोब में देखें तो जितनी भी रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो सब न्याय को पहचानने के प्रयास करते रहे। इसलिए न्याय मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसको पहचानने के लिए पूरी मानव जाति को हजारों साल लगा। और फिर भी अभी न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ है, पूरी मानव जाति में न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ है। लेकिन न्याय कोई एक वस्तु है, एक वास्तविकता है, इसको मानव जाति ने पहचाना है। हम लोग इस न्याय को परिवार में पहचानते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ ममता और वात्सल्य का निर्वाह करते, अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते, अपने बच्चों का भरण पोषण करते, उनका संरक्षण करते, उनको शिक्षित दीक्षित संस्कारित करते, उनको व्यवहार में सामाजिक बनाते और व्यवसाय में स्वावलंबी बनाते हैं। कितना काम करते हैं माता पिता, केवल जन्म नहीं देते, जन्म देने के साथ माँ अपने बच्चे के साथ ममता पूर्वक होती है। पिता जो है अपने बच्चों के साथ वात्सल्य करता है। माता पिता दोनों मिलके बच्चों को भाषा सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो भाषा का पोषण करते हैं। इसके बाद उनको व्यवहार सिखाते हैं, अपने बड़े भाई के साथ, माता पिता के साथ, अपने जो दूसरे रिश्तेदार हैं, समाज में जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करना माता पिता बच्चों को सिखाते हैं। माता पिता का एक कर्तव्य है बच्चों का पोषण करना, यानी उनके शरीर के स्वास्थ्य के का ख्याल रखना और उनका संरक्षण करना। कोई दूसरा व्यक्ति उनके बच्चों को कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान ना पहुंचा पाए, इसको संरक्षण करें। तो माता पिता कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करते हैं और एक समय के बाद उनको शिक्षित करते हैं, स्कूलों में भेज के उनको संस्कारित करते हैं। क्या शिक्षित और संस्कारित करते हैं? समाज के साथ उनको कैसे जीना है, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे करना है, इसको कहते हैं व्यवहार में सामाजिक होना, ऐसा सिखाते हैं। और इसके साथ माता पिता स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, हमारा बेटा कोई रोजगार कर ले, उत्पादन कर ले, अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ये जो सम्मिलित रूप में माता पिता अपने बच्चे के साथ करते हैं, इसी का नाम न्याय है, जिसको हम लोग न्याय कह रहे हैं। ये जंगल में संभव नहीं था। ये जैसे सिविलाइजेशन का विकास हुआ, उसके साथ मानव ने इस न्याय को पहचाना। माता पिता के साथ बच्चे क्या करते हैं? ये तो माता पिता ने तो बच्चों के साथ इतना सारा किया, और मेरे ख्याल से हर माता पिता कम से कम 25 साल, 30 साल, 28 साल, 20 साल तक की उम्र तक अपने बच्चों के लिए ये सब काम करता रहता है, जो मैंने आपको बताया। इसके बदले में बच्चों को क्या करना चाहिए? तो अपने पिता के प्रति, माता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। यदि वो कृतज्ञता का निर्वाह करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने जो उपकार किया है उसके प्रति उनके मन में धन्यवाद का भाव रहता है। और एक उम्र में जब माता पिता का शरीर कमजोर हो जाता है, उनको सेवा की जरूरत होती है, उस समय माता पिता का सेवा करते हैं। इसका नाम है न्याय। और ये न्याय दोनों तरफ से होता है, माता पिता बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे माता पिता के साथ करते हैं, है ना। तो एक उम्र के बाद माता पिता आर्थिक रूप से, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें ऐसा है कि एक समय के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। तो कुछ जगह पेंशन मिलती है, कुछ ऐसे भी जॉब्स हैं जिनमें पेंशन नहीं मिलता है, यानी आर्थिक स्रोत रुक जाता है। उत्पादन के साथ भी ऐसा होता है, उसमें शारीरिक श्रम लगता है, एक आयु के बाद उत्पादन करने के लायक शरीर नहीं होता है। उस स्थिति में अपने माता पिता का भरण पोषण करना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना, उनका इलाज कराना, है ना, उनको आर्थिक रूप से ऐसा ना लगे कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अभावग्रस्त हैं, ऐसा ना लगे। ये बच्चों का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। यदि इसका निर्वाह होता है, उसको न्याय कहते हैं। और मैंने कहा कि इस न्याय नाम की वस्तु को पहचानने के लिए
मानव जाति ने हजारों साल का परिश्रम किया और उसके परिश्रम के रूप में मानव जाति ने न्याय को पहचाना, उस न्याय को परिवार में स्थापित किया, परिवार में हर संबंध की मानसिकता में इसको स्थापित किया और समाज में स्थापित किया, राष्ट्र में स्थापित किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया। जैसे अभी चाइना हमारे ऊपर हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो हम कह रहे हैं ये अन्याय है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दो राज्यों के बीच में किस तरीके का संबंध निर्वाह करना है उसको भी मानव जाति में सुनिश्चित किया गया। यदि हम न्याय के साथ जीते हैं तो हम सुखी रहते हैं। जैसे माता पिता बच्चे के साथ न्यायपूर्वक जीते हैं, बच्चे माता पिता के साथ न्यायपूर्वक जीते हैं, इस स्थिति में दोनों सुखी रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, शिक्षित संस्कारित करके, उनको भाषा सिखा के, उनको आचरण सिखा के सुखी होते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं, पारिवारिक रूप से जिम्मेदार हैं, है ना, राष्ट्र के लिए जिम्मेदार है और उनका चरित्र और आचरण उनका ऐसा है जिससे कोई दुखी नहीं होता है। ऐसी संतान को पैदा करके, उनका पोषण संरक्षण करके, उनके साथ ममता वात्सल्य का निर्वाह करके, अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करके हर माता पिता सुखी होते हैं। और इसी तरीके से जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो सेवा करके सुखी होते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनका दुखी होना निश्चित है, भले वो कितने भी व्यक्तिवादी हो जाएं। इसका मतलब है न्याय में उभय तृप्ति होती है, उभय सुख होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। तो ये जो व्यवहार नामक क्रिया है ये मानव मानव संबंध में होती है और इस मानव मानव संबंध में न्याय नाम की वस्तु को पहचानते हैं। और मैंने कहा कि ये जो न्याय है मानव परंपरा में अनुभव के रूप में हमारी परंपरा में बना रहता है। ये जो न्याय के या नियम के जो सूत्र हैं, इन सूत्र को पकड़ के ही मानव सुखपूर्वक जी सकता है। तीसरा मैंने लिखा है, तीसरी जो वास्तविकता है जिसको हम धर्म कह रहे हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कह रहा हूं मैं। धर्म का मतलब है मानव ने हजारों प्रकार की जो समस्याएं थी, चाहे वो समस्याएं प्रकृति से संबंधित थी, परिवार में समस्याएं थी, जीने में समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, राजनीतिक समस्याएं थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान मानव जाति ने खोजे। तो ये जो समाधान है जो हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में होता है, इस समाधान को ही धर्म बोला गया। तो धर्म का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान। तो जिस आदमी के अंदर समाधान है, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास उत्पादन करने की विद्या है और यदि वो दूसरे को उत्पादन करना सिखाता है तो हम ये कहते हैं ये धर्म का आचरण है। जैसे कोई व्यक्ति जो पर्यावरण की रक्षा करता है, नदियों को गंदा नहीं करता है, नदियों का संरक्षण करता है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसको बनाए रखने में सहयोग करता है, तो हम ये कहते हैं वो धार्मिक आचरण। जैसे कोई व्यक्ति प्यासे आदमी को पानी पिलाता है तो हम ये कहते हैं कि धार्मिक आचरण। तो धर्म का मतलब होता है समाधान। समाधान को भी मानव जाति ने हजारों साल से, जब हमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया था, हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने समाधान को पहचाना होगा। आप सोचिए, कल्पना करिए, हजारों साल में हमारे जो समाधान को पहचानने वाले आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, है ना। कल शिक्षक दिवस है, आपको तो पता होगा। इन शिक्षकों ने, इन गुरुओं ने, इन वैज्ञानिकों ने, इन दार्शनिकों ने अनुसंधान करके मानव जाति की सैकड़ों समस्याओं के समाधान को पहचाना है। हम ऐसा कह रहे हैं कि वही धर्म है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सल या ह्यूमन रिलीजन हो सकता है, ह्यूमन धर्म, मानव धर्म हो सकता है। तो इस तरीके से नियम, न्याय, धर्म, और इसके बाद है सत्य, तो जिसको हम कहते हैं ट्रुथ।
तो सच्चाई को भी मानव जाति ने पहचाना है। और क्या सच्चाई को पहचाना है मानव जाति ने? ये सच्चाई को पहचाना है कि जो मानव का जीना है वो अकेले में नहीं होता, सह अस्तित्व में होता है। जैसे नियम की पहचान अकेले में नहीं होती, नियम की पहचान परस्परता में होती। प्रकृति संबंध में नियम का पहचान होता है। इससे पता लगता है कि नियम सह अस्तित्व में स्पष्ट होता है। न्याय की पहचान भी कम से कम दो मानव के बीच में संबंध में पहचानने में आता न्याय। इससे पता लगता है कि जो न्याय है वो सह अस्तित्व में साथ साथ जीने में पहचानने में आता है। जैसे हम परिवार में साथ साथ जीते हैं, वहां पे न्याय पहचानने में आता है। इसीलिए कहा कि सह अस्तित्व में पहचानने आता। इसी प्रकार से समाधान होता है। तो हमेशा जो समाधान है वो परस्परता में पहचानने में आता है, अकेले में कोई समाधान नहीं होता। तो मानव की परस्परता में ही हम नियम न्याय धर्म सत्य, प्रकृति की परस्परता में नियम न्याय धर्म सत्य को पहचानते हैं। इसलिए सत्य क्या हुआ? तो सह अस्तित्व को समझना, ये सत्य हुआ। जब भी कोई व्यक्तिवादी क्रियाएं करता है वो समस्या में फंसता है। जैसे कोई परिवार में रहने वाला बच्चा मनमानी करता है, या कोई परिवार समाज में मनमानी करता है, हम कानून नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, हम मर्यादाओं को नहीं मानेंगे, हम मूल्य को नहीं मानेंगे, हम चरित्र को नहीं मानेंगे, वो परिवार समाज में समस्या बन जाता है। जैसे कोई समाज ये मान ले कि नहीं, हमको तो हिंसा करना है, हमको लड़ाई झगड़ा करना है, हमको हिंसा पूर्वक लोगों को अपने समुदाय में शामिल करना है, तो ऐसा समाज जो है वो समस्या बन जाता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा हिंसा इस सब का प्रोत्साहन करता है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि मानव जाति ने इन सब पे बहुत काम किया है। इसका सम्मान हमारे अंदर होना चाहिए, इसका गौरव हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारे अंदर नियम न्याय धर्म सत्य का गौरव है, सह अस्तित्व को समझने का गौरव है, उसका सम्मान है, तो हमारे आचरण में वो धीरे धीरे आएगा। तो मैंने कहा कि ये मानव के अनुभव का एक क्षेत्र है। इसी अनुभव के आधार पे यदि हम विचार को नियोजित करते हैं तो विचार में समाधान नाम की वस्तु पहचानने में आती है। यदि हम नियम न्याय धर्म सत्य को छोड़ के विचार करते हैं, वो विचार समस्या में फंसता है ना। जैसे मान लीजिए हम प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके हम कोई सैटेलाइट छोड़ेंगे, वो जाएगा क्या? क्या हम हवाई जहाज प्राकृतिक नियम जो भी ग्रेविटेशनल लॉ है उसको हम छोड़ के हम हवाई जहाज उड़ाना चाहें, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो इसका मतलब है नियम न्याय धर्म सत्य को विचार में, नियम न्याय धर्म सत्य के आधार पे विचार क्रिया को संचालित करने से हम विचार में समाधान तक पहुंचते हैं। और यदि हम नियम न्याय धर्म सत्य को छोड़ के विचार करते हैं तो हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पारिवारिक, है ना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हर प्रकार की समस्याओं को जन्म देंगे। तो इसलिए हमारी अपनी विचार को नियम न्याय धर्म सत्य के अर्थ में, है ना, विचार शक्ति को लगाना चाहिए। विचार शक्ति का क्षेत्र क्या है? तो हमारे अंदर एक आशा है, एक विचार है और एक इच्छा है। ये तीन चीजें हमारे अंदर में होती हैं। आशा किस रूप में रहती है? हम सब सुखी होना चाहते हैं, इस रूप में आशा रहती है। विचार किस रूप में रहता है? कि हमारे अंदर तुलना और विश्लेषण करने की क्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे हम कहें कि हम इस मोबाइल के ऊपर विचार करते हैं, या हम किसी पेन के ऊपर विचार करते हैं, हम इस पेन के ऊपर विचार करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसका विश्लेषण करते हैं। इसका ढक्कन कैसा है, इससे लिखता कैसा है, इसका वजन कितना है, इसकी कीमत कितनी है, इसका मटेरियल का क्वालिटी क्या है, ये विश्लेषण क्रिया है। विश्लेषण क्रिया पूर्वक विचार करते हैं। दूसरा, हम इस पेन की कंपैरिजन करते हैं, ये बॉल पेन है या जेट पेन है या इंक पेन है ना, या ये स्केच पेन है, किस तरीके का पेन है, तो हम एक कंपैरिजन भी करते हैं। तो इस तरीके से विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया के रूप में मानव के अंदर विचार होता है। और इसके साथ हमारे अंदर इच्छा होती है। इच्छाएं किस रूप में रहती हैं? हम ऐसा बनना चाहते हैं, हम ऐसा पाना चाहते हैं, हम ऐसा अपना अचीवमेंट उपलब्धियां चाहते हैं, इस रूप में इच्छा होती
है ना। सामान्य रूप से देखें तो हमको कुछ खाने पीने आदि की इच्छाएं होती हैं, घूमने फिरने की इच्छाएं होती हैं, पढ़ने लिखने की इच्छाएं होती हैं, अच्छा आदमी बनने की इच्छा होती है, हम एक अच्छे आदमी अच्छे नागरिक बन सकें इसकी इच्छा होती है, हम दूसरों के सुख के स्रोत बन सकें ऐसी इच्छा होती है, हम दूसरों के साथ न्याय कर सकें इसकी इच्छा होती है। तो हम मानव में आशा विचार इच्छा के रूप में बौद्धिक क्षेत्र को पहचानते हैं। बौद्धिक क्षेत्र का मतलब है जिसमें आशा है, विचार है, इच्छा है, उसको बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं। और मैंने कहा कि ये जो बौद्धिक क्षेत्र में यदि हम नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक अपने बौद्धिक क्षेत्र में नियोजन करते हैं, अंतर नियोजन करते हैं, तो हम समस्या के समाधान, जिसको हम कह रहे हैं यूनिवर्सलिटी को पहचानते हैं, सार्वभौमिकता को पहचानते हैं। और विचार में सार्वभौमिकता की अभिव्यक्ति होती है, उसको हम लोग प्रबुद्धता कहते हैं, उसको प्रबुद्ध कहते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब होता है जो नियम न्याय धर्म सत्य को विचारों से अभिव्यक्त कर सकता है। नियम न्याय धर्म सत्य से पहचानी हुई यूनिवर्सलिटी को मानव परंपरा में अभिव्यक्त करता है, संप्रेषित करता है, उसको प्रबुद्ध बोलते हैं। नहीं तो मूर्ख कहते हैं। मूर्ख का मतलब होता है जिसको कुछ पता नहीं, जिसको यूनिवर्सलिटी का पता नहीं, जो हठी होता है, जिद्दी होता है, अपनी बात पे दौंधता है, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करता है। क्योंकि यूनिवर्सलिटी तो सहज पहचानने में आती है और सहज स्वीकार होती है, लेकिन यदि यूनिवर्सलिटी नहीं होती है, संकीर्णता होती है, मनमानी होती है, वो स्वीकार नहीं होती, जिद्द स्वीकार नहीं होती, हट स्वीकार नहीं होती। इसीलिए हठी जिद्दी लोगों को हम लोग कहते हैं कि इनको जीवन की समझ नहीं, जिंदगी की समझ नहीं। और हठी जिद्दी लोगों के साथ दूसरे लोगों का विरोध होता है। विरोध होता है तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हिंसा होती, हिंसा होती तो युद्ध होता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। यदि मान लीजिए आपने विचार में सार्वभौमिकता को नहीं पहचाना है, यानी आपका विचार नियम न्याय धर्म सत्य यानी सह अस्तित्व के अर्थ में नहीं है, उस स्थिति में आपका विचार जो है वो संकीर्ण विचार होगा, सीमित विचार होगा। सीमित विचार के प्रति जो मान्यता है उसको हट कहते हैं। हम उसमें अड़ जाते हैं, नहीं यही सच है, हम तो ऐसा ही करेंगे, इसको हट कहते हैं या जिद्द कहते हैं। जो आदमी हठी जिद्दी होता है उसके व्यवहार से बाकी लोग जो है उनमें विरोध पैदा हो जाता है, और ये जो विरोध है वो द्रोह विद्रोह में जाता है। द्रोह विद्रोह जो है हिंसा, यदि बड़े स्तर पे द्रोह विद्रोह होता है, जैसे मान लो कोई देश का प्रधानमंत्री हठी जिद्दी हो जाए तो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है। इस तरीके से हमको विचार यानी बौद्धिक क्षेत्र को समझना पड़ेगा। बौद्धिक क्षेत्र का मतलब है हम अपने विचार को व्यवस्था के अर्थ में अपनी विचार क्रिया को नियोजित करते हैं, उसको अंतर नियोजित करते हैं। अंतर नियोजन यानी अपने स्वयं में, नियोजन का मतलब होता है उसको व्यवहार में और व्यवसाय में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इस सब में विचार क्रिया को हम लगाते हैं। उससे हमको विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में अपेक्षित परिणाम मिलते हैं, हम सफल होते हैं। हमारा जो रिसर्च है, हम जो बौद्धिक श्रम के रूप में अध्ययन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में या करेंगे अभी जाके, आप लोग 4 साल तक ग्रेजुएशन पढ़ेंगे या 3 साल तक, जैसा भी अभी आपका चल रहा। नई शिक्षा नीति कह रही है ग्रेजुएशन 4 साल का हो, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो ये जो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास भी करेंगे, और फिर जो भी आपकी बौद्धिक क्षमता बनेगी उसका एप्लीकेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी में करेंगे, उत्पादन में करेंगे, सोशल सामाजिक क्षेत्रों में करेंगे, सामाजिक व्यवस्था को बनाने में, राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने में, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने में आप अपने बौद्धिक क्षेत्र का नियोजन करेंगे। इसी को मैंने ये कहा कि व्यवस्था के अर्थ, एक होता है कि हम समस्याएं पैदा करें, समस्या पैदा करने वाला आदमी ना स्वयं सुखी होता है ना दूसरे को सुखी करता है। हमको आदमी के रूप में कैसा बनना है, आदमी के रूप में हम खुद समस्या में रहें, दूसरे को समस्याग्रस्त करें, ऐसा स्वीकार होता है, या हम समाधान में रहें, दूसरों के लिए समाधान, हम खुद समझदार रहें, दूसरों को समझदार बनाएं, हम खुद न्याय से जिए, दूसरों को न्याय में जीना सिखाएं, हम खुद व्यवस्था में जिए, दूसरों को व्यवस्था में जीना सिखाएं,
हमको क्या स्वीकार होता है? अव्यवस्था में जीना स्वीकार होता है, अन्याय में जीना स्वीकार होता है, या विचार में समस्या के रूप में जीना स्वीकार होता है? क्योंकि ये जो विचार में समस्या है, व्यवहार में अन्याय है, और जो व्यवसाय में अव्यवस्था है, ये स्वयं में दुख पैदा करता है, पीड़ा पैदा करता है, और समाज में भी पीड़ा पैदा करता है, दुख पैदा करता है। तो ऐसा समझ में आता है कि हर मानव स्वयं में समाधान चाहता है, न्याय से जीना, क्योंकि इसी में सुख है। हर मानव सुखी होना चाहता है, और सुखी का मतलब है कम से कम विचार के स्तर पे समाधान हो। यदि विचार के स्तर पे समाधान नहीं है तो मानव सुखी नहीं होता है। चाहे वो घूमने चला जाए, जैसे मान लो आपके विचार में उधेड़-बुन है, समस्या है, पीड़ा है, अंतर विरोध है, द्वंद है, आप घर में रहें, चाहे बाजार में रहें, चाहे कोई आप हिल स्टेशन में चले जाएं, या आप धरती के किसी स्वर्ग माने हुए स्वर्ग कश्मीर में चले जाएं, हिमालय की वादियों में चले जाएं, आपका विचार का अंतर्द्वंद साथ साथ चलता रहता है। ऐसा तो होता नहीं कि हिमालय चले गए तो आपका जो विचार का अंतर्द्वंद समाप्त हो जाता है। विचार का अंतर्द्वंद समझदारी पूर्वक ही समाप्त होता है। वो समझदारी आपको घर में भी आ सकती है, आपको कोई हिल स्टेशन में भी हो सकती है, हिमालय में भी आ सकती है। लेकिन हिमालय में जाने से कोई समझदार होता है ऐसा नहीं है। कोई जिसको टूरिस्ट प्लेस में जाने से आदमी समझदार होता, समझदारी सुख देती है। ना समझिए, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, यदि आपके साथ आपकी नासमझी आपके साथ चल रही है तो आप दुखी रहना आपका निश्चित है। तो इसलिए बौद्धिक क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो समाधान को पहचानना। और मैंने कहा कि समाधान कैसे आता है, तो जो परंपरा में नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में जो अनुभव है उसके अर्थ में विचार क्रिया को संचालित करना। क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं होती हैं या तो वो नियम पर आधारित होती हैं, या न्याय पे आधारित होती हैं, या सर्वतोमुखी समाधान के रूप में धर्म पे आधारित होती हैं, या सह अस्तित्व रूपी सत्य पर आधारित होती हैं, जिनको हम व्यवस्थाएं कहते हैं। वो व्यवस्थाएं सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, रिलीजियस हो, आदि आदि, एजुकेशनल हो, कोई गणित की समस्या भी हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो। मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी जो है गणित के नियमों से ही हल होती है। यदि आप गणित के नियमों को छोड़ के गणित की समस्या का समाधान करेंगे, यानी उसका फार्मूला छोड़ दें, वो फार्मूले के पीछे कोई एक लॉजिक है, वो लॉजिक के पीछे कोई एक लॉ है। यदि उस लॉ को छोड़ के हम गणित के समस्या को सॉल्व करते हैं, वो भी सॉल्व नहीं होता, समस्या समाधान नहीं होता। तो इसलिए नागराज बाबा जी ने ऐसा बताया कि मानव के जीने के अनुभव और विचार के रूप में दो क्षेत्र हैं। अनुभव और विचार को संयुक्त रूप से समझने का क्षेत्र कहते हैं, आदमी के समझने का क्षेत्र, यानी एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। हम सब समझदार होना चाहते हैं, ना समझ कोई रहना नहीं चाहता। तो इसलिए हमारे अंदर जो समझ का क्षेत्र है वो हमको पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा हर व्यक्ति में समझ का जो क्षेत्र है वो अनुभव और विचार के रूप में है। समझ को ही दूसरी भाषा में ज्ञान बोलते हैं। ना समझ आदमी हर जगह समस्या रहता है। वो परिवार में समस्या रहता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम रहता है, वो समाज में समस्या रहता है, ना समझ आदमी। वो राजनीति में चला जाता है, वहां समस्या होता है। वो फिल्म इंडस्ट्री में जाके भी मनोरंजन के लिए समस्या पैदा कर देता है। हम लोग ऐसा देख रहे हैं। वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाके भी समस्या पैदा कर देता है यदि कोई नासमझ आदमी है, क्योंकि वो आध्यात्मिकता को गलत तरीके से मानव समाज में परोस देता है और खुद भी उस गलत में फंस जाता है। एक ना एक दिन वो सच्चाई लोगों को पता लगती है, उसके अपराध में उसको जेल जाना पड़ता। हम लोगों ने देखा बहुत सारे धर्माचार्य, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के धर्माचार्य जो हैं वो जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिकता को समझा नहीं, उन्होंने अनुभव को पहचाना नहीं, व्यवस्था के अर्थ में अपनी बौद्धिकता में आध्यात्मिकता को स्थापित नहीं किया, यानी न्याय धर्म सत्य का अनुसरण नहीं किया। अल्टीमेटली समाज के लिए समस्या बने, देश के लिए समस्या बने और अपने परिवार के लिए भी समस्या बने। पूरा का पूरा परिवार जेल में चला जाता है, ऐसा भी हम लोग देखते हैं। राजनीतिक लोगों के परिवार चले जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले चले जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग क्यों?
क्योंकि उन्होंने नियम न्याय धर्म सत्य को नहीं पहचाना, यानी अनुभव की उपेक्षा की और उस अनुभव को विचार में नियोजित नहीं किया, और इसलिए उनके अंदर समझ नहीं आई। समझ को हम लोग जनरलाइज करें तो कहीं कॉमन सेंस नहीं आया। कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, अमेरिका में कॉमन सेंस शब्द बहुत पॉपुलर है। लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिकन लोग बहुत कॉमन सेंस होता है। पता नहीं होता है कि नहीं होता है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, वो ये मानते हैं कि कॉमन सेंस की ठेकेदारी अमेरिकन के पास है। मेरा ये कहना है कि जो कॉमन सेंस है उसका मतलब ही केवल इतना है कि हमको नियम न्याय धर्म सत्य की समझ हो। नियम न्याय धर्म सत्य के आधार पे व्यवस्था के अर्थ में हम अपनी विचार शक्ति को संचालित करते हैं, चलाते हैं, नियोजित करते हैं, लगाते हैं। इसी का नाम, इसी से जो उपलब्धि होती है उसका नाम समझ है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में मानव सुखी होता है, अज्ञान में और नासमझी में मानव दुखी होता है। ज्ञान में मानव समाधान को प्राप्त करता है, अज्ञान में नासमझी में मानव समस्याग्रस्त होता है। और ये समस्याएं व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र पे ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक, है ना, इन सब स्तरों पे इन समस्याओं को पहचाना जा सकता है। तो मानव में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख है, पीड़ा है समस्या के रूप में, उसका मूल कारण अज्ञान है, उसका मूल कारण नासमझी है। इसलिए हमको समझ के जीने की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए। शिक्षा का मूल प्रयोजन ही यही है। शिक्षा समझ को विद्यार्थी के अंदर प्रतिष्ठित करने का काम करती है। यदि शिक्षा समझ को प्रतिष्ठित करने का काम करती है तो शिक्षा संस्कार के रूप में जो राष्ट्र का काम है वो सफल होता है। और यदि शिक्षा विद्यार्थी के अंदर नासमझी को इस्टेब्लिश कर देती है तो ऐसे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो मानव जाति के लिए समस्या बन जाते हैं। जैसा हम लोग कहते हैं कि ये जो बिन लादेन नाम का व्यक्ति था, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। आ रही है ना? यस सर। अच्छा, तो ठीक चल रहा है लेक्चर? हाँ सर। या सर। सही सर। अच्छा अच्छा, बहुत कठिन तो नहीं है ना? सरल, मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ। और हम लोग, मैं 11:30 तक करूंगा, इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जो अनुभव और विचार का क्षेत्र है, इसको मिला के हम कहते हैं ये समझदारी है। अब प्रश्न है कि समझदारी का उपयोग कहाँ होता है? तो समझदारी का उपयोग जीने में होता है ना? तो मानव में दो बड़े क्षेत्र हैं, एक है समझने का क्षेत्र और दूसरा है जीने का क्षेत्र। अब मानव जीता कहाँ है? प्रश्न है। समझना तो हर व्यक्ति में स्वयं में ही हो जाता है, हर इंडिविजुअल अपने में ही समझता है और फिर ये समझ को वो सब जगह स्थापित करता है। लेकिन समझ के साथ जीना होता है। तो ये जो दो आयाम हैं आगे के, जिसको हम लोग व्यवहार और व्यवसाय कह रहे हैं, ये दोनों जीने के क्षेत्र हैं। तो एक मानव मानव के संबंध में जीता है और दूसरा मानव प्रकृति के साथ जो संबंध है, जिसमें हम लोग उत्पादन करते हैं। जैसे मानव का मानव के साथ जीना होता है, जिसको हम कह रहे हैं संबंधों में जीना होता है, रिलेशनशिप में जीना होता है। रिलेशनशिप में जीना कैसे होता है? तो विश्वास के साथ होता है, सम्मान के साथ होता है, स्नेह के साथ होता है, प्रेम के साथ होता है, ममता के साथ होता है, वात्सल्य के साथ होता है, गौरव से होता है, श्रद्धा पूर्वक होता है, वो प्रेम पूर्वक होता है। जिसको हम लोग कह रहे हैं ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है। कोई भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी देश का आदमी हो, दुनिया में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत पंथ को मानता हो, उसमें संबंधों में जीने के लिए ये जो मैंने आपको मूल्य बताए, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा और प्रेम, इन मूल्यों में ही जीना होता है ना? तो जो मानव का जो जीने का क्षेत्र है, जिसको हम कह रहे हैं मानव मानव का संबंध,
और उसमें संबंध में जो जीना है उसी जीने का नाम है व्यवहार, जिसको हम लोग व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार जीने की एक जगह है। हर व्यक्ति जन्म से किसी ना किसी परिवार में होता है, किसी माँ से ही जन्म लेता है। तो इसका मतलब है कि जन्म जो व्यवहार है और जो मानव मानव के बीच में जो संबंध है वो जन्म से ही है। तो एक तो संबंध का पहचान होता है परिवार में, दूसरा संबंध का पहचान होता है समाज में। समाज में संबंध का पहचान कैसे होता है? तो परिवार के बीच में जो संबंध होता है उसमें समाज में संबंध पहचान में। इसके बाद जो समाज हैं उनका राष्ट्र के साथ संबंध होता है। हम लोग जितने भी परिवार समूह हैं, इन सभी परिवार समूहों का राष्ट्र के साथ संबंध होता है। और फिर राष्ट्र के बीच में संबंध होता है ना? जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है दूसरे के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, दूसरे के प्रेसिडेंट से, दूसरे देश के प्रेसिडेंट से मिलता है, उनमें भी व्यवहार होता है, उनमें भी आपस में विश्वास होता है, आपस में सम्मान होता है। यदि आपस में सम्मान नहीं होता तो झगड़े हो जाते हैं, आपस में विश्वास नहीं होता तो बातचीत नहीं हो सकती, आपस में यदि एक दूसरे के प्रति थैंकफुल नहीं होते हैं तो सहयोग नहीं होगा। अभी मान लीजिए दुनिया में सभी देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कहीं जैसे नेपाल में भूकंप आ गया तो भारत ने कुछ मदद करी, है ना? अभी पेंडेमिक आया तो भारत ने विकसित देशों को भी वो दवा भेजी। आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने भारत से कोविड के लिए एक दवा की डिमांड की थी। हमने वो दवा को बैन कर रखा था, लेकिन बाद में अमेरिका के लिए दिया। तो ये जो म्यूचुअल जो व्यवहार जो है वो परस्परता में होता है, मानव मानव संबंध के रूप में होता है। और मानव संबंध का जो विस्तार है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के रूप में। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में जो व्यवहार निर्वाह की निरंतरता है, जो मूल्य, चरित्र और नैतिकता के रूप में होती। जैसे मैंने कहा कि परिवार में जो संबंध है या जितने भी संबंध हैं, उन सारे संबंधों का जो आधार है वो मूल्य है ना? उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है विश्वास, क्योंकि विश्वास नहीं है तो कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद है सम्मान। यदि म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं। सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान का मतलब होता है एक दूसरे की श्रेष्ठता को, अच्छाई को पहचानना, उसको स्वीकार करना, उसको भाषा में बोलना, है ना? कि आपके अंदर ये अच्छाई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, ये अच्छी बात है आपके। यदि हम बोलते नहीं है तो भी सम्मान का पता नहीं लगता। और ये बोलना जो है भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, इन 5 तरीके से हो सकता है। मुंह से बोल के हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है, भाव से हो सकता है, भंगिमा से हो सकता है, जो चेहरे पे आती हैं भंगिमाएं, मुद्रा से हो सकता है, जैसे हम पैर पड़ते हैं, मुद्रा। तो इस तरीके से हम व्यवहार का क्रिया करते हैं। और ये व्यवहार जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के ऊपर, जहां भी व्यवहार निर्वाह नहीं होता है वहां जीने में समस्या आ जाती है। जैसे परिवार में व्यवहार का निर्वाह नहीं होता है, परिवार में समस्या आती। समाज में व्यवहार का निर्वाह नहीं होता है, समाज में समस्या आती। राष्ट्र में व्यवहार का निर्वाह नहीं होता तो राष्ट्र में समस्या होती। अंतर्राष्ट्र में व्यवहार का निर्वाह नहीं होता है तो अंतर्राष्ट्र में आती है। तो मैंने कहा कि जब हम इसको परिवार की सीमा में पहचानते हैं तो वहां पे व्यवहार में मूल रूप से, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि पोषण, संरक्षण और सेवा के साथ व्यवहार किस रूप में होता है? पोषण के रूप में, संरक्षण के रूप में, सेवा के रूप में, वस्तु के आदान प्रदान के रूप में होता है। जैसे शादी विवाह होते तो हम लोग एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते, है ना? वस्तु के आदान प्रदान के रूप में भी व्यवहार होता है। लेकिन इन सबके भी मूल में जो व्यवहार होता है वो मूल्यों से ही होता है, क्योंकि यदि परस्पर विश्वास है तो हम ये सब करते हैं, परस्पर विश्वास है तो सेवा करते हैं, परस्पर विश्वास है तो वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, देना, वस्तु देते हैं, लेते हैं, स्वीकार करते हैं। विश्वास नहीं है तो नहीं होता। तो इससे पता लगता है कि व्यवहार में जीने के लिए जो मूल वस्तु है वो मूल्य है। अब इसके बाद आता है कि परिवार और परिवार के बीच में जो संबंध है उसमें मूल वस्तु क्या है? तो उसमें मूल्यों के अलावा जो मूल वस्तु है वो चरित्र है।
जिसको हम लोग कहते हैं स्वाधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। यदि मान लीजिए परिवार में संबंध में दूसरे के धन पर किसी का खराब नियत है, उसको चरित्रहीनता मानते हैं। किसी दूसरी परिवार की नारी पे, लड़की पे हमारी बुरी दृष्टि है, उसको चरित्रहीनता मानते हैं। उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं पर नारी पर पुरुष। पर नारी पर पुरुष है ना, पर धन, दूसरे का धन है ना, और द्वेषपूर्ण कार्य व्यवहार। हम ये कहते हैं वो अपना जाने, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि पड़ोसी से हम ऐसा द्वेष रखते हैं कि वो हमसे आगे नहीं निकल जाए, ऐसा रखते, वो भी हमको दुख देता है। तो इसलिए परिवार के बीच में जो संबंध होता है उसमें जोड़ने वाली जो वस्तु है वो चरित्र है। यदि चरित्र नहीं होता तो परिवारों के बीच में मैत्री नहीं होती, परिवार के बीच में संबंध नहीं होता। इसलिए चरित्र जो है वो परिवार संबंध के लिए एक आवश्यक वस्तु है। यदि चरित्र नहीं होता तो परिवार आपस में जी नहीं पाते। इसके कारण से समस्या होती है, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, उपेक्षित रहते हैं, स्पर्धा में फंसते हैं, आदि आदि, ये सब समस्या। इसी तरीके से यदि हम राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र और समाज को समझें तो राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में जो संबंध निर्वाह है वो नैतिकता के रूप में होता है। नैतिकता का मतलब जिसको हम लोग नीति भी बोलते हैं, नीति, अर्थनीति, राजनीति, धर्म नीति, इस रूप में हम लोग नीति को पहचानते हैं। इसी को तन मन धन बोलते हैं। अर्थनीति के रूप में तन है, और फिर मन है, और फिर धन है ना, सुरक्षा नीति के रूप में धन। तो तन मन धन की सुरक्षा के अर्थ में नैतिकता होती है। तो समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र क्या करते हैं? जो तन मन धन रूपी अर्थ है उसकी सुरक्षा करते हैं, इसी का नाम नैतिकता है। उसका सदुपयोग करते हैं, इसी का नाम नैतिकता है। तो तन मन धन का सदुपयोग, तन मन धन की सुरक्षा यदि ऐसा करते हैं, क्योंकि तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा जो है धर्म नीति, अर्थ नीति और सुरक्षा नीति, इन तीन नीतियों से होती है। तो इसलिए नैतिकता से जीने का जो काम है वो समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। इस तरीके से पूरा जो व्यवहार आयाम है, जिसको मैंने कहा कि वो जीने का क्षेत्र है, उसी को हम लोग मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में व्यवहार आयाम को पहचानते हैं। ये मूल्य चरित्र नैतिकता की निरंतरता बनी रहने का नाम ही न्याय है, और ये न्याय परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में रहता है। तो न्याय की स्पष्टता न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन में होती। ये जो न्याय के साथ जीना है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र में, इसी का नाम सभ्यता है। यदि हमको न्याय से जीना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता, संबंध की पहचान नहीं आती, संबंध में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं करते, तो हम ये कहते हैं कि असभ्य है। असभ्य शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद ये तो हो गया मानव संबंधों की बात, लेकिन मानव के साथ उसका अपना शरीर है। तो शरीर के लिए पोषण, संरक्षण चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, आहार, आवास, अलंकार चाहिए। उसके लिए दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण के साधन चाहिए, जिनको हम लोग मोबाइल कह रहे हैं, रेलगाड़ी कह रहे हैं, टेलीविजन कह रहे हैं, आदि आदि, वो भी चाहिए। तो व्यवसाय के क्षेत्र को यदि समझते हैं तो मानव के शरीर की जो आवश्यकताएं होती, एक होती है रिलेशनशिप की आवश्यकताएं और एक होती है बॉडीली नीड। तो शरीर की, मानव शरीर की बॉडी की नीड क्या है? तो हमको आहार चाहिए। आहार किस रूप में है? खाद्यान्न के रूप में है, फल के रूप में है, पानी के रूप में है, ड्रिंक्स के रूप में। बहुत प्रकार के जो ड्रिंक है वो भी आहार का हिस्सा होते हैं। औषधि के रूप में भी आहार ही है। औषधि है क्या है? शरीर में यदि पोषण की कमी होती है, उस पोषण की कमी को पूरा करने के लिए औषधि होती है। तो मानव को एक आहार चाहिए। आहार से क्या होता है? शरीर का पोषण होता है। दूसरा, मानव को क्या चाहिए? तो मानव को अपने शरीर का संरक्षण चाहिए। संरक्षण किससे चाहिए? वातावरण से, ठंडी, गर्मी, बरसात आदि, कीड़े मकोड़ों से, हिंसक जीव जानवरों से। तो इनसे संरक्षण के लिए मानव ने क्या किया? आवास बनाया। नहीं तो पहले जंगल में रहते थे, जैसे अब लोग देखते हैं कि जंगली जानवर जो है वो कहीं पेड़ में, किसी खो में, किसी कंदरा में, ऐसे अभी जीव जानवर रहते हैं। तो यदि मानव ने आवास का आविष्कार नहीं किया होता तो हम भी ऐसे ही रह रहे होते जंगलों में, है ना, किसी पेड़ में लटके होते, है ना, किसी कंदरा के अंदर छुपे रहते, इस तरीके से रह रहे होते।
लेकिन मानव ने आवास का आविष्कार कर लिया, तो इसलिए मानव के शरीर की आवश्यकता के लिए आवास की जरूरत थी, क्योंकि उसको ठंडी गर्मी बरसात से बचाना था। और इसीलिए मानव ने कपड़ा भी बनाया। कपड़ा क्यों बनाया? क्योंकि उसको ठंडी गर्मी बरसात से बचाना। जो बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं वो डायरेक्ट शरीर पे आक्रमण ना कर सकें, उससे बचने के लिए मानव ने कपड़े का भी आविष्कार किया। तो आहार, आवास और जिसको हम कपड़ा कह रहे हैं वो अलंकार, बहुत प्रकार का हमने संसाधनों का विकास किया है जिनको हम अलंकार कह रहे हैं। ये मानव की बुनियादी आवश्यकता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं आहार, आवास, अलंकार जो है मानव की बुनियादी आवश्यकता। यदि ये बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं होती है और हमारे पास जो है दूरगमन, दूरदर्शन, ढेर सारे मोबाइल हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो भी हम दरिद्र रहेंगे, तो भी हम अभावग्रस्त रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, क्योंकि बुनियादी रूप से हमको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। इसीलिए शिक्षा का मूल प्रयोजन ये होना चाहिए आहार, आवास आदि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी समृद्धि के लिए शिक्षा को मानसिकता का निर्माण करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी उनकी प्रायोरिटी नंबर 2 पे होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो आदमी जी सकता है, आहार, आवास के बिना नहीं जी सकता। यदि मान लीजिए आहार में जहर आ गया तो पूरी मानव जाति रोगग्रस्त हो जाएगी। वो हो ही गई है, काफी हद तक हो गई, क्योंकि शरीर का पोषण नहीं होगा। फिर हम बीमार शरीर के साथ हम कितना मोबाइल का उपयोग कर सकते, कितना टीवी देख सकते, कितना हम घूम सकते हैं। अभी कोविड हो गया, हमारा मूवमेंट सब बंद हो गया, तो पता लगता है कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वातावरण होता है तभी हम कहीं घूम फिर सकते हैं, संबंध का निर्वाह कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है शरीर के पोषण संरक्षण के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना है ना। और मैंने कहा कि ये सभी बॉडीली नीड्स हैं, इनका संबंध व्यवहार से नहीं है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास बहुत सारे मकान है तो उसको व्यवहार करना आ जाता है, किसी के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं तो वो संबंध निर्वाह कर लेता, नहीं कर पाता, क्योंकि संबंध निर्वाह के लिए एक अलग प्रकार की समझ की जरूरत होती है और व्यवसाय उत्पादन के लिए एक अलग प्रकार की समझ की जरूरत होती है। उत्पादन 2 प्रकार का होता है, एक उत्पादन जिसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं और दूसरा है जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है हमारी फंडामेंटल नीड्स को पूरा करता है, जो बॉडीली फंडामेंटल नीड्स हैं उनको पूरा करता है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो केवल हमारी लग्जरी को, सुविधा संग्रह को की नीड को जो है पूरा करता है। हमारे लिए बेसिक आवश्यकता जो है कृषि से पूरी होती है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। इसी को हम कह रहे हैं कि मानव और प्रकृति के संबंध में ही संपूर्ण उत्पादन का क्रिया होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। इसको हम कहते हैं कि ये व्यवसाय का क्षेत्र है, इसको प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। इसी व्यवसाय के क्षेत्र में ही सारी साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। पूरी साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग इसी व्यवसाय के क्षेत्र में ही होता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक क्षेत्र कह रहे हैं। तो ये जो जीने के दो क्षेत्र हैं जिनको हमने कहा, एक व्यवहार का क्षेत्र है जिसमें रिलेशनशिप में जीना होता है, एक व्यवसाय का क्षेत्र है जिसमें बॉडीली जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने का काम होता है। बॉडीली नीड्स जो है उत्पादन विधि से पूरी होती है। उत्पादन विधि के लिए हमको प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जैसा कल भी मैंने बताया था कि यदि ऋतुओं का असंतुलन होता है तो मानव उत्पादन नहीं कर पाएगा। उत्पादन का जो साइकिल है, जो इकोनॉमिक साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब होगा तो उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि जहां उत्पादन होता है तो उस उत्पादन से संबंधित जो है इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए जहां धान होता है तो वहां धान से संबंधित उद्योग आ जाते हैं, जिनको हम लोग राइस मिल कहते हैं। राइस मिल आ जाती है क्योंकि वो धान के छिलके को निकालने का काम करते हैं। अब मान लीजिए हम धान की खेत को तो ट्रांसफर कर सकते हैं कि यदि मान लो एल नीनो इफेक्ट इस पृथ्वी पे बढ़ गया और धान का जो क्षेत्र है वो 100 किलोमीटर आगे सरक गया, तो हमको सारी इंडस्ट्री भी उखाड़ के 100 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो इसलिए यदि मानव को उत्पादन प्रणालियों को अनंत काल तक के लिए सुरक्षित करना है, यानी समस्या से मुक्त बनाना है, उसके लिए मानव को प्राकृतिक नियमों को समझ के, जो प्रकृति में नियम है, जो नियंत्रण है, जो संतुलन है, उसको बनाए रखने और उसके संरक्षण संवर्धन को समझ के ही उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करना चाहिए। ये मैंने कहा कि ये व्यवसाय के क्षेत्र का काम है। और दूसरा एक कहा कि हम जो उत्पादन करते हैं वो क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है नौकरी कर रहा है, या हम टीचर लोग हैं, हम नौकरी करके कुछ पैसा कमाते हैं। पैसा कमा के हम क्या करते हैं, तो पता लगता है कि ये जो पैसा हम कमाते हैं या जो भी हम उत्पादन करते हैं वो सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही होता है। इसका मतलब है कि व्यवसाय और व्यवहार में जो प्राथमिकता है वो व्यवहार की है, क्योंकि आप पैसा कमा के क्या करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, उनके लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े लत्ते खाना पीना ये सब लेके आएंगे। इसका मतलब है मूल उद्देश्य जो है सामाजिकता का निर्वाह है। व्यवसाय क्रिया सामाजिकता निर्वाह के अर्थ में सहयोगी क्रिया है। तो इसलिए जो व्यवहार और व्यवसाय के रूप में जीने का क्षेत्र है वो मूल रूप से सामाजिक क्षेत्र है, लेकिन इस सामाजिक क्षेत्र को मदद करने के लिए आर्थिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आर्थिक क्षेत्र पूर्वक हम कुछ उत्पादन करते हैं, उत्पादन से समृद्धि आती है और समृद्धि जो है सामाजिकता के निर्वाह में नियोजित होती लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति को कोई भी काम करता है उसमें उसको वेतन मिलता है, या कोई खेती करके कुछ उत्पादन करता है, कोई गौशाला चला के कुछ दूध का उत्पादन करता है, उस उत्पादन के बदले में जो प्रतिफल मिलता है वो प्रतिफल को कहाँ लगाता है, जो पैसा मिलता है उसको कहाँ लगाता है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, अपने परिवार की यानी संबंध के निर्वाह में ही उसका नियोजन होता है। इसका मतलब है कि मूल काम क्या हुआ, संबंध का निर्वाह हुआ, और संबंध के निर्वाह में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, बॉडीली नीड्स हैं, उसके लिए उत्पादन क्रिया है। तो इस अर्थ में उत्पादन क्रिया एक आवश्यक क्रिया के रूप में मानव जाति ने पहचाना और इसीलिए उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित किया। हम लोग ने सिंधु घाटी की सभ्यता में खेती शुरू की थी, तब से लेके आज तक हजारों साल हो गए। अब खेती को उन्नत करते आ रहे हैं। खेती के अनुकूल हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया, डैम बनाए, कैनाल डेवलप की, मट्टी की फर्टिलिटी को समझने का काम किया, कैसे ज्यादा उत्पादन हो सकता है, उसके लिए किस तरीके के फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, उस पर काम किया। वो फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाएगा उस पर सारा काम किया, कितना फर्टिलाइजर डालना है, इस सबको हम लोगों ने शिक्षा विधि से, रिसर्च विधि से, अध्ययन विधि से निकाला। ये क्यों निकाला, ताकि हम बॉडीली नीड्स पूरी कर सके। बॉडीली नीड्स पूरी करने से क्या होगा, संबंध का निर्वाह होगा, संबंध का निर्वाह होगा तो सुखी होंगे। तो मैंने आपको बताया कि मानव के जीने के दो आयाम है बेसिकली, एक समझने का क्षेत्र और एक जीने का क्षेत्र। समझने के क्षेत्र में अनुभव और विचार है, जिसको हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र और बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं। जीने का जो क्षेत्र है उसमें व्यवहार और व्यवसाय है, जिसको हम सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो अनुभव का क्षेत्र है, अनुभव ही विधि है। विधि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ये जो कुदरत है इसकी अपनी एक विधि है ना, विधि पूर्वक चलता है। और विधि से ही हम लोग जो भगवान जिसको कहते हैं उसको विधाता कहते हैं। विधाता का मतलब जो विधि से संपन्न है ना, उसको विधाता कहते हैं। तो ये जो प्रकृति है, हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, सारी विधि इसी में है, जिसको हम लोग विधि कहते हैं। इस विधि को समझ के ही मानव जी सकता है। इसी विधि को, यानी जो न्याय धर्म सत्य के रूप में, नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में विधि है, इसी विधि को विचार में व्यक्त करना वो संस्कृति है। क्योंकि संस्कृति समाधान की होती है, समस्या की नहीं होती। तो इसलिए जो विचार का क्षेत्र है उसमें संस्कृति का पहचान होता है। और ये जो समझ का क्षेत्र है, जब ये व्यवहार में समझ नियोजित होती है, क्योंकि हम समझ के करेंगे क्या, तो समझ के हम क्या करेंगे, जिएंगे, समझ के साथ जिएंगे। समझ के साथ हम जिएंगे तो हम सुखी रहेंगे, हम अपने परिवार में सुखी रहेंगे, हर रिलेशनशिप में सुखी रहेंगे, अपने मित्र के साथ सुखपूर्वक रहेंगे, हम अपने पड़ोसी के साथ सुखपूर्वक रहेंगे, यदि हमको समझदारी है और समझ के साथ जीना आता है।
हम अपने देश में सुखी रहेंगे, हम अपने गांव में सुखी रहेंगे, शहर में सुखी रहेंगे, क्योंकि हमको जीना आता है, हमको जीना आता है। और हम अपने देश में सुखी रहेंगे क्योंकि हमको दूसरे देश के साथ जीना आता है। और यदि हमको जीना नहीं आता है, हर जगह समस्या पैदा करेंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, उपेक्षित होंगे, दूसरों को दुखी करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, हट करेंगे, जिद करेंगे। जैसे जिसको हम लोग कट्टरता बोलते हैं, हम कट्टर हो जाएंगे। कट्टरता क्या है? किसी मान्यता के प्रति हट कर लेना। हमारी मान्यता ही सही है, आपकी मान्यता ठीक नहीं। हम जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं और उसमें अड़ गए, है ना। तो उसके कारण से व्यवहार में समस्या पैदा होती। तो जो अज्ञान है वो भ्रम के रूप में रहता है। अज्ञान के प्रति जो मान्यता है उसी को हठ और जिद कहते हैं। हठ और जिद के प्रति जो मान्यता है उसी से विरोध पैदा होता है। विरोध के प्रति मान्यता हिंसा और युद्ध की ओर जाती है ना। इस तरीके से अन्याय जो है पूरी मानव परंपरा में स्थापित होता है। इसीलिए मानव जाति में समझदारी के विकास करने, ज्ञान को समझने, है ना, उसके लिए ही शिक्षा संस्कार व्यवस्था है पूरी दुनिया में। पूरी मानव जाति में दुनिया का कोई भी देश नहीं है जो शिक्षा से मुक्त हो। तो शिक्षा एक अनिवार्य क्रिया है। क्यों है? क्योंकि वो व्यवस्था में जीने की समझ विकसित करती है। इस तरीके से शिक्षा और व्यवस्था का अन्योनाश्रित संबंध है। यानी शिक्षा व्यवस्था में जीने की समझ जो है वो स्थापित करती है और व्यवस्था शिक्षा का पोषण करती है। तो इस तरीके से शिक्षा और व्यवस्था आपस में अंतर संबंध में ही है। यदि हमको शिक्षा और व्यवस्था की समझ है, शिक्षा और व्यवस्था के आपस में संबंध की समझ है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमको जीने की समझ है और हमको जीना आता है, ये दोनों चीजें आती, क्योंकि व्यवहार में जीने से हम सुखी होते हैं और व्यवसाय आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके व्यवसाय पूर्वक हम समृद्ध होते हैं। हर व्यक्ति समझदारी और समृद्धि के साथ जीना चाहता है ना। इसी को समाधान और समृद्धि के रूप में, मानव लक्ष्य के रूप में पहचाना जाता है। और फिर मैंने कहा कि जो व्यवहार रूपी क्रिया है इसी का नाम सभ्यता है और ये जो व्यवसाय रूपी क्रिया है इसी का नाम व्यवस्था है। क्योंकि व्यवस्था में 3 आयाम होते हैं। एक आयाम होता है उत्पादन का, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा आयाम होता है जिसको हम कह रहे हैं कि अर्थ की सुरक्षा करना, तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा करना, इसको राज्य व्यवस्था बोलते हैं। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है तन मन धन की सुरक्षा करना। और तीसरा होता है जिसको हम लोग समाज व्यवस्था कहते हैं। समाज व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें सदुपयोगता की समझ होती है। तन मन धन रूपी जो वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा की जो समझ है उसको समाज व्यवस्था कहते हैं। जैसे हमको पेड़ पौधों की सुरक्षा करना है, सड़कों की सुरक्षा, पार्कों की सुरक्षा, है ना, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, सदुपयोग करना है। यदि हमको इन सब का सदुपयोग आता है, नदी का सदुपयोग, पेड़ का सदुपयोग, है ना, सड़कों का, संसाधनों का, यदि हमको सदुपयोग आता है तो हम कहेंगे सामाजिक व्यवस्था जो है ठीक है। यदि हमको इसका सदुपयोग नहीं आता है, हम इन सब जगह गंदगी फैलाते हैं, इन सब का दुरुपयोग करते हैं, तो हम कहेंगे कि सामाजिकता की समझ नहीं है, यानी सामाजिक व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इन तीनों के योग फल में जिसको हम लोग कहते हैं व्यवस्था होती है। और जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जो जीने की समझ है, जिसको हम लोग न्याय के साथ जीना कहते हैं, जिसको हम सभ्यता कह रहे हैं, उसी का जो डॉक्यूमेंट है उसको संविधान कहते हैं। इस तरीके से संविधान और व्यवस्था का अंतर संबंध होता है। संविधान व्यवहार का दस्तावेज है और व्यवस्था जो है वो व्यवसाय की व्यवस्था के रूप में है, जो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था के योगफल में होती है। तो इस प्रकार से संविधान और व्यवस्था का अंतर संबंध। और संविधान क्या है? तो मानव जाति का जो अनुभव है और अनुभव के अर्थ में जो विचार है उसका दस्तावेज संविधान है। इसलिए हर संविधान में नियम, न्याय, धर्म, सत्य की बात होती है। हर संविधान नियम, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीने के मार्गदर्शन को प्रस्तुत करता है ना। उससे संबंधित फंडामेंटल राइट भी देता है और उससे संबंधित नीति निर्देश भी देता है ना, जिसको हम
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, वो भी हमको जो है संविधान बताता है। तो इस तरीके से जीने आदमी के, मानव के आचरण को समझा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो मानव जीते हुए, इसका लक्ष्य क्या है, मानव का लक्ष्य क्या है? तो मैंने कहा कि मानव विचार में समाधान को चाहता है, तो इसलिए मानव लक्ष्य जो है समाधान हुआ। व्यवसाय पूर्वक मानव समृद्धि को चाहता है, तो दूसरा उद्देश्य जो है मानव के जीने का, वो समृद्धि हुआ। तीसरा उद्देश्य है मानव व्यवहार पूर्वक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के बीच में भय मुक्ति को चाहता है। अभी भय है, अभी हम लोग सब डरे हुए हैं, परिवार में लोग संबंध में नहीं जी पाते हैं, इसलिए आपस में डरे हुए हैं, परिवार आपस में डरे हुए हैं, समाज आपस में डरे हुए हैं, है ना। समाज और राष्ट्र के बीच में डर है। हमको राष्ट्र से भी डर लगता है कि वो जो डंडा चलाते हैं, उस डंडे का, हमको डंडे से भय लगता है। हर देश दूसरे देश से डरा हुआ है। तो तीसरा जो लक्ष्य है मानव का, वो भय मुक्ति है, अभय जिसको कहते हैं, अभय। मानव भय में नहीं जीना चाहता, मानव भय से मुक्त होकर जीना चाहता है। तो मानव में भय से मुक्ति के लिए क्या कार्यक्रम है, इसको भी शिक्षा ही पहचानती। और भय मुक्ति के लिए ही शिक्षा है, भय मुक्ति के लिए ही संविधान है, भय मुक्ति के लिए व्यवस्था है। यदि हम भय मुक्ति के कार्यक्रम को पहचान पाते हैं, तभी हम भय मुक्ति के कार्यक्रम का लोक व्यापीकरण कर पाएंगे, और लोक व्यापीकरण करके एक भय मुक्त वातावरण बनाना चाहेंगे जिसमें मानव जीना चाहता है आदिकाल से। इसलिए मानव का जो तीसरा लक्ष्य है, जिसको ये बताया कि अभय है। मानव का जो चौथा लक्ष्य है, वो सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब है मानव अकेले नहीं जीना चाहता, मानव साथ साथ जीना चाहता। कोई भी मानव इस धरती पे अकेले नहीं जीता है, क्योंकि जन्म से ही मानव सह अस्तित्व में संबंध में होता है। तो इसलिए मानव जो है ना केवल परिवार संबंध में जीना चाहता है, मानव जो है वो परिवार संबंध के सह अस्तित्व में जीना चाहता है, समाज और राष्ट्र के सह अस्तित्व में जीना चाहता है, और राष्ट्र और अंतरराष्ट्र के सह अस्तित्व में जीना चाहता है। इसलिए मानव का जो लक्ष्य है, वो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के रूप में पहचानने में आता है। पूर्ण आचरण के विषय में बताया, और मैंने मानव लक्ष्य के विषय में बताया। वो एक आता है मानव का स्वभाव क्या है, जिसको हम लोग मानवीय स्वभाव कहते हैं। यदि हम मानवीय स्वभाव को समझते हैं, तो मानव में दो प्रकार के स्वभाव के फ्रेमवर्क हैं। एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसमें दीनता, हीनता और क्रूरता है। तो दीनता, हीनता, क्रूरता को हम लोग अमानवीय स्वभाव बोलते हैं, और धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा को मानवीय स्वभाव कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हीनता में जीना चाहेगा क्या? ये वाला चार्ट हो गया है, इसको आप हटा सकते, इसको क्लोज कर सकते। थैंक यू। तो मैंने कहा कि मानव में एक अमानवीय स्वभाव होता है। अमानवीय स्वभाव का मतलब होता है हीनता में जीना, दीनता में जीना। दीनता का मतलब होता है गरीबी में, अभाव में, दूसरे के आश्रय में, गुलामी में जीना। कोई गुलामी में जीना चाहता है, दासता में जीना, स्लेवरी में जीना, है ना। तो स्लेवरी में कोई जीना नहीं चाहता, इसलिए स्लेवरी जो है अमानवीय स्वभाव। इसके बाद हीनता है। हीनता का मतलब होता है विश्वासघात। विश्वासघात के साथ कोई नहीं जीना चाहता। विश्वासघात का मतलब होता है, विश्वासघात चार प्रकार से पहचानने में आता मानव में। एक है छल, दूसरा है कपट, तीसरा है दंभ, चौथा है पाखंड। छल का मतलब होता है विश्वासघात करते समय विश्वासघात का पता ना चलना, उसको छल कहते हैं। विश्वासघात करते समय विश्वासघात का पता लग जाना, उसको कपट कहते हैं। कहने के बाद हम आपके साथ ऐसा करेंगे, विश्वासघात करेंगे, ऐसा बोलना दंभ होता है। और पाखंड का मतलब होता है प्रचार प्रसार करके, ये जो विज्ञापन का संसार है, इसमें प्रचार प्रसार पूर्वक विश्वासघात करते हैं। क्योंकि जिन प्रोडक्ट में जो क्वालिटी नहीं है, उस क्वालिटी को हम प्रचारित करते हैं। ये एक प्रकार से मानव जाति के साथ, समाज के साथ, देश के साथ विश्वासघात है, इसको पाखंड कहते हैं। तो मानव जो है वो
अमानवीय व्यवहार में, यानी दीनता में और हीनता में, जिसको छल कपट दंभ पाखंड कहा, उसमें जीना नहीं चाहते। और तीसरा क्रूरता है। क्रूरता का मतलब होता है हम अपने को जिंदा रखने के लिए दूसरे के अस्तित्व को नष्ट करते हैं। हम अपने जिंदा रहने के लिए, मानव अपने को, अपने शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए दूसरों की का शोषण करता है, दूसरे के साथ अपराध करता है, दूसरे के साथ हिंसा करता है ना, इसको क्रूरता कहते हैं। तो ये जो दीनता, हीनता, क्रूरता है, ये अमानवीय स्वभाव है। इसके विपरीत मानवीय स्वभाव क्या है? तो धीरता, वीरता, उदारता है। धीरता का मतलब होता है न्याय में निष्ठा। हम मूल्य के साथ जीना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी के साथ जीना चाहते हैं, हम कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हुए जीना चाहते हैं, ये धीरता है। और जब हम जीने लगते हैं, दूसरे को अच्छे से जीना सिखा पाते हैं, मूल्य के साथ, चरित्र के साथ, व्यवहार में जीना सिखा पाते हैं, उसका नाम वीरता है। उदारता का मतलब है हमारे पास कुछ ज्यादा है, हम वो बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए, बिना दूसरों के लिए नियोजित करते हैं, उसका नाम उदारता है। उदारता का मतलब है हमारे पास तन मन धन ज्यादा है, हम दूसरे के लिए, दूसरे के सहयोग करने के लिए, दूसरे के विकास के लिए, जागृति के लिए अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का नियोजन करते हैं, इसका नाम उदारता है। ये भी मानवीय स्वभाव है। फिर दया कृपा करना भी मानवीय स्वभाव। दया का मतलब होता है किसी के पास वस्तु नहीं है, उसको वस्तु उपलब्ध कराना दया है। कृपा का मतलब है किसी के पास पात्रता नहीं है, उसको पात्रता उपलब्ध कराना, योग्यता नहीं है, उसको योग्यता उपलब्ध कराना, ये कृपा है। और जब वस्तु, दया और कृपा है ना, वस्तु है ना, और जिसको मैंने कहा कि पात्रता और योग्यता, ये तीनों चीजें यदि हम किसी को उपलब्ध कराते हैं, उसका नाम करुणा है। तो जो महापुरुष होते हैं उनमें करुणा का स्वभाव होता है। करुणा का स्वभाव होता है यानी वो समझदार भी बनाते हैं, जीना भी सिखाते हैं, और वस्तु भी उपलब्ध कराते हैं, यानी उत्पादन करना भी सिखाते हैं। तो इसलिए जो मानवीय स्वभाव है वो धीरता, वीरता, उदारता के रूप में रहता है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने मानव क्या है, मानव में जीने के आयाम क्या है, मानव में जीने की 5 स्थितियां क्या है, मानव का लक्ष्य क्या है, मानवीय स्वभाव क्या है, मानवीयता किसको कह रहे हैं, तो मैंने कहा मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में जीना ही मानवीयता है। इस तरीके से मैंने मानवीय आचरण का एक स्वरूप आपके सामने रखा है। कभी अवसर होगा तो हम इस पे और बहुत विस्तार के साथ बात करेंगे। आपके इंस्टीट्यूशन में आएंगे, दिन भर चर्चाएं करेंगे, आपसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैंने ऐसा कुछ तय किया था कि आधे घंटे का समय जो है प्रश्न उत्तर के लिए होगा। यदि आप में से कुछ लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके समाधान प्रस्तुत करने के लिए। Students, if anybody wants to, we have got a list of questions, sir. हमारे पास 1-2 questions आए हैं। अभी students कोई questions जी। पूछना चाहते हैं directly sir से, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो क्वेश्चंस ले रहे हैं। आप डायरेक्टली सर से बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। एनीवन? ओके सर, व्हाट इज अर्थव्यवस्था, एक प्रश्न है। नो सर, नो सर, क्यों नहीं? अर्थव्यवस्था क्या है? इसका उत्तर देना है क्या? जी सर। अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसा कुछ एक प्रश्न है ना। व्हाट इज अर्थव्यवस्था, ऐसा लिखा है ना।
हाँ हाँ, ऐसा ही लिखा है सर। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा तो अपने पिछले वक्तव्य में बताया ही था। तो मानव में दो प्रकार की एक्टिविटीज होती है, एक होती है स्वयं के लिए, एक होती है शरीर के लिए। तो शरीर के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको सुलभ कराना, उनका उत्पादन करना, उनका विनिमय करना, है ना, इसका नाम अर्थव्यवस्था है। मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमको उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करना। क्यों करना है? क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान है बुनियादी रूप से। इसके बाद मैंने कहा कि कुछ संसाधन है, जैसे टेक्नोलॉजी है, दूरगमन, दूरदर्शन, दूर संबंध से, जैसे हमको कार चाहिए, रेलगाड़ी चाहिए, हवाई जहाज चाहिए आदि, ये दूरगमन के लिए, दूर तक जाने के लिए, है ना। इसके बाद हमने कहा कि हमको कम्युनिकेशन, दूर श्रवण, दूर तक की बात सुनने के लिए हमको मोबाइल चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं कि टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी एक नीड है ना। और फिर एक नीड जिसको मैंने कहा कि दूरदर्शन चाहिए। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये दूरदर्शन विधि है, आपको देख भी रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। इसमें दूर श्रवण भी हो रहा है, दूरदर्शन भी हो रहा है। जैसे हम टेलीविजन पे न्यूज देखते हैं या इंटरनेट पे, मोबाइल पे न्यूज देखते हैं, या कोई फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, कोई इंसिडेंट हो जाता है उसकी घटना को देखते हैं, तो इसको कह रहे हैं कि ये जो है दूरदर्शन है। इन्हीं चीजों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रणाली होती है। तो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जिसको हम उत्पादन कहते हैं, दूसरा हिस्सा है उत्पादित वस्तु का विनिमय करना, तीसरा अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है उत्पादित वस्तु की सुरक्षा करना, चौथा अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है उत्पादित वस्तु का सदुपयोग करना, है ना। इस अर्थ में अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था का जो मूल प्रयोजन है वो शरीर की आवश्यकता को पूरी करना। शरीर की आवश्यकता पूरी होने से मेरी सेल्फ की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि सेल्फ की आवश्यकताएं समझदारी से पूरी होती हैं, क्योंकि मैं समझदार होना चाहता हूँ, मैं विश्वास के साथ जीना चाहता हूँ, सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ, मैं प्रेम के साथ जीना चाहता हूँ। ये पैसे से नहीं आता, ये उत्पादन से नहीं आता। आप कितना भी फल, दूध, खाद्यान्न पैदा करते हो, चाहे आपको कितना भी सैलरी मिलता हो, आपको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी सैलरी मिलता हो, लेकिन यदि आपको संबंध में जीने की समझ नहीं है, आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरी आवश्यकता अलग है और जो शरीर की आवश्यकता अलग है। सारी अर्थव्यवस्था का जो प्रयोजन है वो शरीर की आवश्यकता पूरी करने के अर्थ में है। शरीर की आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन होता है वो सामाजिकता में नियोजित होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मूल काम जो है समाज व्यवस्था ही है ना। समाज में जो व्यवहार का क्रिया है, क्योंकि व्यवहार पूर्वक ही मानव सुखी होता है। यदि व्यवहार करना नहीं आता है तो आपके पास यदि धन संपदा का पहाड़ भी हो तो भी आप सुखी नहीं रह सकते। हम लोग देख ही रहे हैं कि जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, इतना पैसा है इनके पास, एक भी रिलेशनशिप में ठीक से नहीं जी पा रहे। सबके जो है अनस्टेबल रिलेशनशिप में, सबके रिलेशन में टेंशन है, और इसी टेंशन के कारण से ड्रग है ना, नशा है ना, विलासिता है, ये सब दिख रही है। विलासिता क्या होती है? जो संबंध में जी नहीं पाते हैं उसके कारण से जो अभाव पैदा होता है, उस अभाव को भुलाने के लिए विलासिता होती है। विलासिता आदमी क्यों अपनाता है? जैसे हमारा कोई मित्र है, हमारा उसके साथ प्रेम है, तो हम उसके साथ विलासिता से नहीं जीते, हम उसके साथ मजे से बात करते हैं। लेकिन जब हमारे रिलेशनशिप नहीं होते हैं, उस रिलेशनशिप ना होने के कारण से जो दुख होता है उसको छिपाने के लिए हम भौतिकता को फैलाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, है ना, बहुत सारा विलासी सामान को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर एक रिक्तता है, उस रिक्तता को हम दूर करना चाहें। तो मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था का मतलब है शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो हमको रोटी कपड़ा मकान आहार आवास अलंकार चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उन संसाधनों का उत्पादन करना, उनका विनिमय करना, है ना। विनिमय करना मतलब उत्पादन करने वाला जो उपयोग करता है उस तक उसको पहुंचाना है, ये भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। उत्पादित वस्तु की सुरक्षा करना, हमने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसकी सुरक्षा करना भी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। और चौथा काम है सदुपयोग करना। इन चारों के योगफल में अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये समझ में आता है?
जी सर। सर एक सवाल है, क्या ये सही है कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है? हमारा जो कल्चर है वो हमारे वैल्यूज को डिफाइन करता है, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो हाँ आजकल हमें पता है कि कैसे हम एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, एक कल्चर जो हमारा है हम उसे तो जीते ही हैं, बट हमारा इंटरेक्शन दूसरे कल्चर के साथ भी हो रहा है। तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत वाइडली आजकल मतलब प्रैक्टिस किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हाँ हाँ। कि कौन सी वैल्यूज हैं जो आप समझते हैं कि हर बच्चा या हर यूथ के पास होनी चाहिए, जो जनरल है अक्रॉस द वर्ल्ड सभी के पास होनी चाहिए? ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, क्या आप हमें बता पाएंगे? मैंने तो इस पे काफी विस्तार से बात की है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब हमारी कल्चर हम बोलते हैं तो हम किसी समुदाय की कल्चर की बात करते हैं, जैसे हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर आदि, इस तरीके से हम बात करते हैं। और जब हम इसको मानव के संदर्भ में बोलते हैं तो मानवीय संस्कृति बोलते हैं। मानवीय संस्कृति का मतलब है जो मानव की समस्या है उसका समाधान करने का जो विचार है उसको मानवीय संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति का संबंध समाधान के विचार से है। समस्या का विचार कोई संस्कृति नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई भी विचार जो समस्या पैदा करता हो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, है ना, अर्थव्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, वो अपसंस्कृति है ना, उसको कहते हैं कि वो संस्कृति नहीं है। तो संस्कृति का मतलब होता है जो समस्या का समाधान करता है, उसको संस्कृति कहते हैं। जितने भी समुदायों के अंदर भी जो संस्कृति की समझ है वो यही है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि जैसे भारतीय परंपरा ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखना, है ना, सर्व सभी का सुख हो, है ना। जैसा हम लोग शांति पाठ में कहते हैं अंतरिक्ष शांति पृथ्वी है शांति, है ना, इस तरीके से शांति। तो हम पूरी मानव जाति की शांति की बात करते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो सार्वभौमिक है ना, पूरी मानव जाति के लिए, इस तरीके से कहते हैं। तो ये जो मानव जाति के लिए जो यूनिवर्सल जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वही मानवीय संस्कृति है। और इसके अलावा यदि कोई केवल अपने समुदाय के आचार संहिताओं को संस्कृति मानता है, उसमें झगड़ा होना तय है। हम लोगों ने देखा ही है कि पूरी दुनिया में जो रिलीजियस वार हुए हैं वो इसी चक्कर में हुए हैं कि लोग अपनी संस्कृति को दूसरे की संस्कृति से श्रेष्ठ मानते हैं। या दूसरा कारण है कि हम मानवीय संस्कृति को नहीं पहचान पा रहे। तीसरा कारण है कि शिक्षा ने मानवीय संस्कृति के लोक व्यापीकरण का काम नहीं किया है। शिक्षा ने भी कहीं ना कहीं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की संस्कृति को ही प्रोत्साहित किया है, और इसके कारण से बच्चों में ये हो गया। तो पहले क्या था, आज से कुछ हजार साल पहले या सैकड़ों कुछ 100 साल पहले तक ये जो ह्यूमन जो मूवमेंट था वो सीमित था। जैसे हमारा जो भारत था, मुगलों के आने से पहले यहाँ पर हिंदू ही लोग थे, ज्यादा से ज्यादा बौद्ध लोग थे। तो जो राजा लोग थे तो उन राजाओं में हिंदू राजा और बौद्ध राजा इस तरीके से डिफाइन था, और ज्यादा लोगों का मूवमेंट नहीं होता था, तो वो एक समुदाय की सीमा में ही रहते थे। लेकिन विज्ञान के आने के बाद क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बहुत हो गया, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, है ना। तो जो राजनीति थी वो कल्चरल पॉलिटिक्स थी। पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स थी वो कल्चरल पॉलिटिक्स थी। कल्चरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है किसी समुदाय के जो सांस्कृतिक आधार होते हैं उसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। जैसे अमेरिका है ना, तो अमेरिका की कल्चरल पॉलिटिक्स है वास्प बोलते हैं, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, वास्प। तो ये जो वास्प हैं वही अमेरिका में लीडिंग पॉलिटिकल रोल प्ले करते हैं। अभी वहां पे दो पार्टी हैं जिनको एक कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। दोनों पार्टियों के जो प्रेसिडेंट बनते रहे हैं अलग अलग समय में, वो सभी वास्प के थे, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट थे। अभी बीच में केवल ओबामा एक ऐसा व्यक्ति था जो एंग्लो सैक्सन नहीं था लेकिन प्रोटेस्टेंट था, है ना, वो प्रोटेस्टेंट फेथ को मांगता था।
एंग्लो सेक्शन नहीं था। एंग्लो सेक्शन का मतलब होता है जो यूरोप और ब्रिटेन के मूल से बने हुए जो लोग हैं, जो अमेरिका गए थे और अमेरिका में हुए। उसी तरीके से जो हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में जो राजनीति थी, जो सांस्कृतिक राजनीति थी, वो हिंदू परंपराओं के आधार पे थी। या जो बौद्ध स्टेट थे, है ना, जहाँ पे बुद्धिज्म का प्रभाव था, वहाँ पे जो कल्चर था वो बौद्ध कल्चर था। तो वहाँ की पॉलिटिक्स भी जो है वो बौद्ध कल्चर के आधार पे थी। लेकिन विज्ञान ने क्या किया है, विज्ञान ने पूरी मानव जाति को जोड़ दिया है। अब दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर किसी एक धर्म जाति के लोग रहते हो, ऐसा कोई भी देश नहीं बचा। इवन जो बहुत इस्लामिक कंट्रीज जिनको बोलते हैं, जो अपने आप को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि वो इस्लामिक कंट्री है, देश है, जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक है ना। तो इस्लामिक रिपब्लिक कहने के बावजूद भी पाकिस्तान में दूसरी जाति के लोग भी रहते हैं, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन में ये आश्वासन है कि वो दूसरी जाति के साथ जो है ठीक व्यवहार करेंगे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक के साथ, है ना, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसमें दिया हो। लेकिन वो नहीं करते हैं, एक बात अलग है ना। जैसे हमारे यहाँ भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि सभी फेथ के लोगों को अपनी सांस्कृतिक जो आचरण करने की स्वतंत्रता है। इसी को मैंने कहा कि वो सबके अपने एथिकल कोड्स हैं, जिनको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कोड है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन कोड है, कुछ ट्राइबल कोड भी हैं। ट्राइबल लोग अपनी कल्चर के आधार पर जीना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जबकि हमको ह्यूमन कल्चर को पहचानना पड़ेगा। पूरी मानव जाति के लिए एक संस्कृति को पहचानना पड़ेगा। वो जो संस्कृति है वो सर्वे भवन्तु सुखना हो सकती है, वो अखंड समाज हो सकती है, वो मूल्य चरित नैतिकता हो सकती है। वो संस्कृति वो है जिसमें न्याय धर्म सत्य की यूनिवर्सल पहचान हो सकती है, जिसके आधार पे मानव अपने जीने को सुनिश्चित कर सकता है। अभी समय ऐसा आ गया, इसलिए हम लोग मानवीय आचरण की बात कर रहे हैं, हिंदू आचरण की बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमान आचरण की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम शिक्षा को हिंदू मुसलमान या सांस्कृतिक जो वर्ग हैं उसमें हम शिक्षा को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। शिक्षा क्योंकि यूनिवर्सल वस्तु है, इसलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल कल्चर, जो ह्यूमन कल्चर है, ह्यूमन कंडक्ट है, ह्यूमन सिस्टम है, उसकी बात करना पड़ेगा, जिसको मानवीय व्यवस्था बोलेंगे। तो उस दिशा में शिक्षा को पूरी मानव जाति को ले जाना है, वहीं पे समाधान दिखता है। क्योंकि यदि अखंड समाज बन जाता है तो आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। यदि हम एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी मानव जाति में स्थापित कर पाते हैं, तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मैं उनको कल्चरल डिफरेंसेस नहीं मानता हूँ, समुदायगत जो मतभेद हैं, उन समुदायगत मतभेदों का विलय होना उसमें संभव है। तो इस रूप में मैं कल्चर को देखता हूँ। और कोई प्रश्न? हाँ, तो चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ के सुना दी। काफी क्वेश्चंस हैं सर, हम सारे सवाल तो एक्चुअली ले नहीं पाएंगे। आप जितने ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो ले लीजिए। हाँ, कुछ प्राइवेट मैसेजेस भी आए हैं। ये हैं नित्यम का एक सवाल है सर कि जैसे कि आपने कल कहा कि टेक्नोलॉजी एक चीज ठीक करती है, दूसरी चीज बिगाड़ देती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हम बनाते हैं वो आज के टाइम में तो एडवांटेज है इकोनॉमी के लिए, बट फ्यूचर में वो डिसएडवांटेज हो जाता है। मतलब जब मैंने इनोवेट किया, उस इनोवेशन किया, मैंने कुछ अच्छे के लिए ही वो काम किया था, बट फ्यूचर में आके वो काम गलत डायरेक्शन में चला जाता है सर। सो इसके ऊपर कि अगर कुछ भी हम इनोवेट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्यूचर में भी उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलता रहे। तो इसमें पहली बात तो है कि हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करेगी, इम्बैलेंस नहीं पैदा करेगी, है ना। जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे ताप के रूप में जिसको हम कहते हैं एक सामान्य ताप होता है इस पृथ्वी का। दूसरी बात है जैसे हमारा ओजोन लेयर है, उसको डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि ओजोन लेयर इस पृथ्वी की सुरक्षा कवच है।
तीसरी बात है ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगी, है ना, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं उससे बहुत सारा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर असर आ रहा है। तो ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करने वाली टेक्नोलॉजी करेंगे। इसलिए मैंने कल कहा था कि एप्रोप्रिएट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की बात पूरी दुनिया में चल रही है। तो हमको पहले पहले ऐसा था कि हम जब टेक्नोलॉजी पे काम करते थे तब ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम नहीं था। अभी एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम आ गया है और एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम अलार्मिंग है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जिसको हम सस्टेन कर सकते हैं, है ना। सस्टेन का मतलब है जिसको हम सहन कर सकते हैं। अभी ऐसा हो गया है कि मानव जाति नहीं बचेगी यदि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मूल रूप से जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई थी वो हुई थी बिजली बनाने से। हमने जो थर्मल पावर लगाए और जो पेट्रोलियम का उपयोग किया है, ये दो चीजों ने इस धरती के वातावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। तो अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसमें कोयले का और पेट्रोलियम का उपयोग ना करना पड़े। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या जो इस तरीके की जो एनर्जी है जिनको हम लोग क्लीन एनर्जी बोल सकते हैं, जो अक्षय ऊर्जाएं हैं जो नेचर में उपलब्ध है, उनसे हम यदि एनर्जी डेवलप करके कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगी। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि यदि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए हमने ये वर्चुअल रियलिटी के रूप में और जो इस तरीके के गेम बना दिए जिस गेम से आदमी के अंदर विलासिता, हिंसा और युद्ध की मानसिकता बनती है, तो कहीं ना कहीं हम उस अपराध में शामिल हो जाते हैं जो बच्चों के अंदर वैसी मानसिकता को पैदा करता है ना। तो हम ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं, अपनी बौद्धिकता को हम इसमें क्यों लगाएं कि मानव जाति के लिए समस्या बढ़ाएं। हम अपनी बौद्धिकता का नियोजन इसमें करें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी कर सकें, है ना। हम मानव जाति में सुख को बढ़ाने में अपना योगदान दें, हम अपना बौद्धिक श्रम इसी में लगाएं। हम क्यों लोगों को दुख बढ़ाने के लिए, समस्या बढ़ाने के लिए अपनी बौद्धिकता का उपयोग करें। क्योंकि शिक्षा जो है आपकी बौद्धिक क्षमता में अपार विकास कर देती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि हम विध्वंस करें, हम समस्या पैदा करें, हम प्रदूषण बढ़ाएं, हम पृथ्वी के वातावरण को क्षति पहुंचाएं, हम मानव को के शरीर में रोग को बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी जो पैदा करें। अभी हम लोगों ने बहुत सारा बना दिया। उत्पादन में भी हम लोग यही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने जंक फूड बनाया, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी। हम क्यों जंक फूड बनाना चाहते हैं? हम पोषक ता बढ़ाने का काम क्यों नहीं करते? मान लीजिए कि हम मक्के का कोई चीज बनाते हैं जो जंक फूड की तरह से डेवलप हो, उसकी जगह हम मक्के के जो गुण हैं उस गुण को बढ़ाने वाला काम करें और उसका कोई प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को बाजार में लेके आए जिससे पोषण हो, जिससे शरीर का संरक्षण हो, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़े। तो हम अपनी बौद्धिकता को कहाँ लगाना चाहते हैं? अपराध में, शोषण में, हिंसा में, लूट में, युद्ध में, हिंसा में, या हम अपनी जो बौद्धिकता है उसका नियोजन जो है समाधान में, समृद्धि में, मानव को सुखी करने में, मानव में अच्छे से जीने की प्रवृत्ति को विकसित करने में हम इसमें लगा सकते हैं अपनी बौद्धिकता को। तो इस अर्थ में तो जो टेक्नोलॉजी की दिशा है वो मानवीयता की ओर मुड़ना है। अभी टेक्नोलॉजी जो है अमानवीयता की ओर है। जैसे हमने पिछले 100 साल में, 70 साल में युद्ध के लिए इतने भयानक भयानक टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर दी। अभी पूरी दुनिया के पास इतने प्रकार की युद्ध की सामग्री है कि यदि एक विश्व युद्ध होता है तो ऐसा भी लगता है शायद पूरी धरती की आबादी खत्म हो जाएगी। एक भी एटॉमिक वार होता है, मान लीजिए अमेरिका और चाइना के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में एटॉमिक वार होता है, ये धरती पूरी मानव से रिक्त हो जाएगी। अरे हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों बनाना चाहते हैं कि हम क्या भस्मास हो रहे हैं? हमने अपनी बौद्धिकता का विकास इसलिए किया कि हम आत्महत्या करना चाहते, या हमने इसलिए किया कि हम जीना चाहते हैं और अच्छे से जीना चाहते, दूसरों को अच्छे से जीने में योगदान करना चाहते। तो ये हमको एक विद्यार्थी के रूप में, एक शोधकर्ता के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में ये निश्चित करना चाहिए कि हम जो भी टेक्नोलॉजी जो है बनाएंगे वो मानव जाति के लिए होगी, उनका सुख बढ़ाने के लिए होगी, है ना, उनके और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में होगी। तो जैसा उन्होंने कहा कि
जिस समय तक ऐसा था वो प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हमने कभी गाड़ियां बनाई होंगी, रेलगाड़ी बनाई होगी, उस समय कोयले और पेट्रोल, लेकिन उस समय पर्यावरण की समस्या नहीं थी। अभी पर्यावरण की समस्या है और अलार्मिंग है। तो इसलिए समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम वो समस्या बढ़ाने में भागीदार ना बने। हम अब हमारी बौद्धिकता उस समस्याओं को बढ़ाने में कम से कम इतना तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ हो जाए तो इंटेंशनली हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, यही यही रहेगा, तो कम से कम अपराध बोध नहीं होगा। नहीं तो अपराध बोध में फंस सकते हैं। ठीक है ना? जी सर। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और भी क्वेश्चंस हैं बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। ये क्वेश्चन है ईशान की तरफ से। ईशान पूछ रहे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ हमें कैसे लड़ना चाहिए। जो टेररिज्म का कारण क्या है? तो टेररिज्म के मूल में भय होता है। भय ही आतंक के रूप में व्यक्त होता है। भय का कारण क्या है? तो भय का कारण ये है कि मानव जो है आपस में विश्वास पूर्वक नहीं जी पा रहे। अविश्वास ही भय होता है। यदि मान लीजिए परिवार में आपस में विश्वास होता है तो आपस में भय नहीं होता। जैसे पति पत्नी में आपस में विश्वास है तो एक दूसरे से भय नहीं होता। माता पिता और बच्चों के बीच में विश्वास है तो माता पिता को बच्चों से भय नहीं लगता, बच्चों को माता पिता से नहीं। भाई बहनों में, मित्रों में आपस में विश्वास है तो भय नहीं रहता। अविश्वास होता है तो भय लगता है। तो अविश्वास भय को जन्म देता है, और जैसे ही भय बढ़ता है तो आदमी का व्यवहार जो है वो अस्थिर हो जाता है, मतलब अनप्रिडिक्टेड हो जाता है। मतलब हम उसके व्यवहार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसी को आतंक कहते हैं। आतंक का मतलब है कि हम, कोई व्यक्ति क्या करेगा, जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, सिर्फ सिर फोड़ेगा या गोली मार देगा या घर से भाग जाएगा, ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। इसी को कहते हैं कि बच्चे ने आतंक मचा के रखा। ऐसा आतंक कोई समाज भी करता है, कोई समूह करता है, तो हम उनको आतंक कह रहे हैं। यानी उनको जीना नहीं आ रहा है, संबंध में जीना नहीं आ रहा है, इसलिए उनमें एक नासमझी विकसित हो गई है ना, जो भय को पैदा करते। और जैसे जैसे भय बढ़ता जाता है, आतंक बढ़ता जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि कई बार हमको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, तो फिर राज्य क्या करता है, उस भय को कुचलता है, आर्मी से, पुलिस से गोली चला के, है ना। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि हमको टेररिज्म को काउंटर टेरर के रूप में करना पड़ रहा है। आतंकवादियों को हम गोली से मार रहे हैं। कश्मीर में अभी पिछले मेरे ख्याल से 3 महीने में हमने 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया, आर्मी ने। क्योंकि अगर हम 250 लोगों को नहीं मारते हैं तो ये कम से कम 1000 लोगों को मार देंगे, है ना। तो कई बार हमारे पास समाधान ही नहीं होता है कि हम क्या करें। तो बेसिकली ये जो समाधान होता है शिक्षा से ही आता है। यदि शिक्षा में व्यवहार शिक्षा है, शिक्षा जो है मानवीय आचरण में जीना सिखाती है, उस स्थिति में संबंधों में विश्वास पूर्वक जीना आता है। संबंध में विश्वास पूर्वक जीने की परंपरा जब समाज में फैलती है तो फिर कोई बच्चा जो है वो भय में, आतंक की ओर नहीं जाता है। तो इसलिए उसका जो समाधान है वो यही है, जिसको हम लोग मूल्य शिक्षा कह रहे हैं। उसका समाधान जो है गोली बारूद नहीं है, आप कितना भी चलाते रहिए, वो एक टेम्परेरी रिलीफ है ना। टेम्परेरी रिलीफ जो है ना वो सलूशन नहीं होता। उसको हम रिलीफ ही बोल सकते हैं। रिलीफ है कि भाई जैसे मान लो कोई आदमी ट्रैफिक नियमों का पालन करके गाड़ी नहीं चलाता, तो हम कुछ एक नया कानून बनाते, तो एक प्रकार का टेम्परेरी रिलीफ है। कानून से नियंत्रण करना, बल से नियंत्रण करना, डंडे से नियंत्रित करना, ये समाधान नहीं है। समाधान तो यही है कि हम उसमें संस्कृति, सभ्यता, संबंध की समझ, मूल्यों के प्रति निष्ठा, इसको स्थापित करें। ऐसा करने से ही समाज में अपने आप भय कम होता है। भय कम होगा तो आतंक कम होगा। मुझे लगता है इतना उत्तर अभी पर्याप्त है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आप और कोई हमारे एक बीच आध आए। प्रश्न लेना हो तो ले सकते हैं, और नहीं तो समाप्त, जैसा टाइम यहीं जैसा अलाउ समाप्त करता है। करते हैं। थैंक यू, आप हमारे ठीक है, बीच थैंक आए। यू।
आपने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है सर, और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम आपसे फिर से कनेक्ट हो जल्दी इन फ्यूचर, ताकि आप हमें और ऐसी चीज़ें सिखा सकें। आई एम श्योर हमारे सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा आपके सेशंस की वजह से। और आपने इतनी सारी चीज़ें इन 2 दिनों में कवर की, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। आप इतने बड़े स्टेचर के इंसान हैं, फिर भी आप इतना हम्बल हैं, ये मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत इजीली हमने आपको अप्रोच किया, बहुत आसानी से आपने ये सेशन कंडक्ट करने के लिए हाँ कहा। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से सर इतना ही अभी। हम आपसे फिर से जल्दी कांटेक्ट करेंगे फॉर मोर सच सेशन सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, और आपके साथ जो मनोज जी थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रजिस्ट्रार भी बीच में मैंने देखा था, उन्होंने ज्वाइन किया था। आज थे या नहीं, कल तो थे रजिस्ट्रार साहब। हाँ, तो आपकी यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बच्चों के साथ बातचीत करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा है। आपकी संस्था के साथ मैं आगे भी मिलकर काम करता रहूंगा, जब भी थैंक यू मेरी वेरी लाइफ मच कुछ सर। होगा आप बताइए। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू ठीक, सर। नमस्कार। Students, please wait. There is some announcement for you. Okay. Okay, students. So we have come to the end of the 4th day of the induction program. आज लास्ट डे था जहां हम यूनिवर्सल वैल्यूज की बात कर रहे थे। आपको मनोज सर ने पहले भी बताया होगा, मे बी येस्टरडे आई थिंक ही वाज एक्सप्लेनिंग, कि कैसे ये जो सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज व्हेन यू आर इन हायर एजुकेशन, आप जब हायर एजुकेशन स्कूल से बाहर निकल के और आगे पढ़ते हैं, व्हेन यू पार्टिसिपेट इन हायर एजुकेशन, the sole motive of higher education is not to give you knowledge or to help you with technical skills. ये सिर्फ एक objective नहीं होता है higher education का। Higher education wants to develop you as a person, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने अपने इंडक्शन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ हमने पहले शुरुआत की ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि आप इन 2 दिनों में समझ गए होंगे कि वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ को भूल चुके हैं, या हम उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, राइट? सो मे बी दिस वॉज अ काइंड ऑफ कॉल, जहाँ हमें ये याद दिलाया गया है जहाँ कि वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड फ्रॉम हियर। कल हमारे पास 2 स्पीकर्स होंगे, और वो दोनों हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। शेड्यूल आपके पास है, आई होप यू हैव ऑल लुक्ड एट द शेड्यूल। शेड्यूल देखिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं कल, एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। Let me repeat, on 12th of September, that is on the last day of the induction program, एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया गया है, wherein we want all of you to participate. I want maximum participation. ये कोई पूछ रहा था कि compulsory है, it is not compulsory, but this is going to be a great platform for you to introduce yourself to your friends, right? तो अगर आप में कोई भी टैलेंट है, कल किसी ने मुझे फोन पे पूछा कि हम तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हम क्या टैलेंट दिखाएंगे, बट देन इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन कैप्चर इन 1.5 to 3 minutes वीडियो, आप कुछ भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं और क्या आप अगर आप उसका वीडियो कैप्चर करके हमें दिखाना चाहते हैं, तो इट कैन बी डन, बिकॉज आवर मेन इंटेंशन हियर इज टू गेट टू नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर यू वांट टू नो हु योर फ्रेंड्स आर, आपकी यूनिवर्सिटी में और कौन है जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया है, राइट? So you are interested in knowing who your friends are, who your classmates are. So this is going to be a great platform for getting to know each other and for showcasing your talent to your friends over here. ठीक है?
So just let me repeat, there are two categories in the talent show. One is technical category, the other one is the non-technical category. Technical category में it is for all the techies. अगर आप कुछ gadgets बनाते हैं, कोई prototype आपने बनाया है, or if you're planning to prepare one, please prepare it. उसके लिए एक वीडियो भी कैप्चर करिए एंड द वीडियो हैज टू बी 1.5 to 3 minutes लॉन्ग, मैक्सिमम 3 minutes का होना चाहिए एंड देन यू हैव टू मेल इट टू अस. मैंने कल 2 ईमेल आईडी शेयर किए थे. You have to mail it to the same email ID, mohiniem@itmbu.in, and दूसरा है amita.p@itmbu.in. In case you have any questions regarding the talent show, you can reach out to us. जो phone numbers आपकी email ID में है, आप उस पे phone कर सकते हैं. ठीक है. Another thing is the non-technical category of the event. The non-technical category includes everything other than the technical. मतलब dance है, singing है, mono acting है, stand-up comedy है, sketching है, painting है. आप जो भी कुछ करते हैं, you can capture a short video and send it to us. Okay. Yeah. Somebody is asking for my number. आपको जो मेल आया होगा मेरी तरफ से उसमें नंबर है. आई एम स्टिल मेंशनिंग इट ओवर हियर. That's my number and my name is Amita Prabhin, as you see over here. Right? Is there any question that you have? कुछ है जो आप अभी पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. If there is anything, किसी ने नंबर मांगा तो मैंने दे दिया. Okay. Right. Yeah. Another important thing is जो सर अनाउंस करते आ रहे हैं, we are keeping a track of the attendance, so make sure you are attending every day, because by the end of the induction program we are going to send a report to your parents in case your attendance is low. Okay. So हाँ, वीडियो जो भी आप भेज रहे हो उसका मिनिमम ड्यूरेशन है 1.5 minutes और मैक्सिमम है 3 minutes. राइट. सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं मैम, थैंक यू. Okay, so we are meeting tomorrow on the same platform at 10 PM. यस मैम. Yes. आप अपना वीडियो 10 सितंबर तक हमें मेल कर सकते हैं. थैंक यू मैम. Okay, thank you everyone. See you tomorrow.